नमस्कार, मैं अमित कुमार मेरे YouTube चैनल पे आप सभी का स्वागत करता हूं। आज की क्लास में अपन पढ़ेंगे पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशन, आंशिक अवकल समीकरण। तो इस क्लास में अपन इस टॉपिक को पूरा कवर करने वाले। कुछ लोगों को ये है कि अब मैं रोज़ वीडियो क्यों नहीं डालता। तो मेरा ये रहता है कि एक वीडियो पे जब व्यू ठीक ठाक हो जाते हैं उसके बाद ही मैं दूसरा वीडियो डालता हूँ। ऐसे नहीं है कि इतनी मेहनत करूँ और उसके बाद में 200-250 व्यू आए तो मैं वीडियो डाल दूँ, ऐसा नहीं है। इस वजह से मेरे को टाइम लगता है। तो इसमें अपन करने वाले हैं आंशिक अवकल समीकरण, जिसके अंदर अपन पहले इसमें सिलेबस को डिस्कस करेंगे। उसके बाद में इसमें जो भी प्रीवियस ईयर क्वेश्चन आए हुए हैं उन सबका अपन इसमें सॉल्यूशन देखने वाले हैं, जितने भी है लगभग। अदर अपने जो बुक में ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन है वो भी सॉल्व करेंगे। तो टोटल 50+ क्वेश्चन इसमें अपन ने पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशन के सॉल्व करेंगे, जो अपने एग्जाम में ऑब्जेक्टिव पैटर्न पे आ सकते हैं। जितनी भी इस टॉपिक की थ्योरी है कि अपने क्वेश्चन किस तरीके से अटेम्प्ट करने हैं, कैसे करने हैं, वो भी इसमें कवर करेंगे और एग्जाम्पल सॉल्व करेंगे। साथ में अपन ये सीखेंगे कि क्वेश्चन को ऑप्शन से कैसे किया जा सकता है। अगर कोई लेंथी क्वेश्चन आता है तो उनका अपने को क्या करना है। तो जो भी मतलब अपन को किस तरीके से क्वेश्चन का सॉल्यूशन करना है कि कम टाइम में क्वेश्चन सॉल्व कैसे हो सकता है, वो सारी चीज़ें अपन इस वीडियो में कवर करेंगे। यानी ये वीडियो देखने के बाद आपके 2 क्वेश्चन लगभग आते हैं पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशन से हर साल, तो वो आपके पक्के हो जाएंगे। कहीं से आपको कोई एक्स्ट्रा क्वेश्चन देखने की ज़रूरत नहीं है, कोई सीट की ज़रूरत नहीं पड़ेगी, कोई बुक की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। तो अपन शुरू करते हैं। सिलेबस ये है कि इसके अंदर अपने पास में ये दिया हुआ है कि पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशन ऑफ फर्स्ट ऑर्डर और लैग्रांज मेथड। तो जो पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशन फर्स्ट ऑर्डर की होती है, ये दो टाइप से हो सकती है, या तो लीनियर हो सकती है या नॉन लीनियर हो सकती है। तो जब लीनियर टाइप की होती है लगभग अपन लैग्रांज मेथड से उसका सॉल्यूशन करते हैं, और जब वो लीनियर नहीं होती है तो अपन चारपिट मेथड से उसका सॉल्यूशन करते हैं, जिसमें अपने पास में डिफरेंट डिफरेंट टाइप के हो सकते हैं कि ओनली पी क्यू का फंक्शन हो, या जेड पी क्यू का हो, या पी एक्स और क्यू एक्स को क्यू वाई को अलग अलग कर सकते हो अपन, या अपने पास में क्लोरेट इक्वेशन बन रही हो। तो इस अलग अलग जो टाइप के अपने पास में क्वेश्चन बनते हैं उनका अपन करेंगे कि इस टाइप का क्वेश्चन है उसको कैसे सॉल्व करना है, इस टाइप का है उसको कैसे सॉल्व करना है। और लैग्रांज मेथड, और ये पहले अपन पीडी की बात करेंगे कि इसकी डिग्री के वगैरह क्या होती है, ये नॉर्मल। तो ये अपने इस वीडियो में पूरे में आज रहेगा। तो देखिए, जब भी अपने पास में कोई फंक्शन है y बराबर एफ एक्स, तो y बराबर एफ एक्स में क्या होता है, आप जैसे ही y बराबर मान लीजिए एक्स स्क्वायर प्लस 1 है, तो जैसे जैसे अपन x की वैल्यू चेंज करेंगे y की वैल्यू क्या होती जाएगी, चेंज। यानी y है वो किस पे डिपेंड कर रहा है, x पे। तो यहाँ पे जो x है वो तो हो गया इंडिपेंडेंट यानी कि स्वतंत्र, और y है वो हो गया डिपेंडेंट यानी परतंत्र या आश्रित चर। इसी तरीके से यदि अपने पास में z है वो फलन है x और y का, यानी z की वैल्यू x और y पे डिपेंड कर रही है, तो जो z है वहाँ पे वो तो हो गया डिपेंडेंट, और एक्स वाई है वो कैसे हो गए, इंडिपेंडेंट। तो डिफरेंशियल इक्वेशन दो टाइप की होती है, एक होती है ओडी, एक होती है पीडी। ओडी में क्या होता है कि अपने पास में जो डिपेंडेंट वेरिएबल होते हैं वो वन या मोर देन वन, यानी या तो एक हो सकता है या एक से ज़्यादा। परंतु ओडी में इंडिपेंडेंट जो वेरिएबल होता है वो ओनली वन होता है, और जो पीडी में जो इंडिपेंडेंट वेरिएबल होता है वो मोर देन वन, यानी कि एक से ज़्यादा इसमें क्या होते हैं, इंडिपेंडेंट वेरिएबल होते हैं। तो अपन शुरू करते हैं इसको। जैसे मान लीजिए अपने पास में ये दिया हुआ है डेल जेड अपॉन डेल एक्स प्लस डेल जेड अपॉन डेल वाई बराबर जेड प्लस एक्स वाई। तो देखिए यहाँ पे एक्स और वाई दो क्या है, इंडिपेंडेंट वेरिएबल है। तो अपने पास में एक से ज़्यादा हो गए, तो ये अपने पास में क्या है, पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशन है। दूसरे में भी आप देखोगे तो डेल स्क्वायर जेड अपॉन डेल एक्स स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर डेल स्क्वायर जेड अपॉन डेल वाई स्क्वायर बराबर एक्स। तो यहाँ भी आप देख रहे होंगे कि पार्शियल डिफरेंशियल ये एक्स और वाई दो इंडिपेंडेंट वेरिएबल। ये आपको ध्यान में रखना है पूरे चैप्टर में कि p को अपन रिप्रेजेंट करते हैं डेल p जहाँ भी लिखा है इसका मतलब ये है कि z का अपन को x के रिस्पेक्ट में पार्शियल डिफरेंशिएशन किया है। q लिखा हुआ है इसका मतलब z का अपन ने y के रिस्पेक्ट में पार्शियल डिफरेंशिएशन किया है, उसको बोलते हैं। r है इसका मतलब डबल डेरिवेटिव x के रिस्पेक्ट में, और s है इसका मतलब एक बार x के रिस्पेक्ट में और एक बार y के रिस्पेक्ट में, और t होता है वो z का दो बार y के रिस्पेक्ट में पार्शियल डेरिवेटिव। तो ये आपको क्या करना है, याद करके रखने। और आप ऐसे भी देख सकते हो कि r है वो क्या है, p का x के रिस्पेक्ट में, भाई p क्या है, z का x के रिस्पेक्ट में एक बार, और फिर अपन p का वापस से करेंगे तो ये क्या आएगा, डेल स्क्वायर जेड अपॉन डेल एक्स स्क्वायर, वैसे ही t और वैसे ही s। तो ये आपको p q r s t ये तीनों ध्यान
5 है वो ध्यान में रखने हैं कि किस कौन से को किससे लिखते हैं। ज़्यादा अपने यहाँ पे चैप्टर में पी और क्यू ही काम आने वाले हैं, क्योंकि अपने पास में फर्स्ट ऑर्डर पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशन ही सिलेबस में है। तो आर एस टी है वो अपने यहाँ फर्स्ट ग्रेड में कोई ज़्यादा काम नहीं आने वाले, क्योंकि अपने पास में ओनली फर्स्ट ऑर्डर की पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशन है। तो ऑर्डर ऑफ पी डी की जो अपने पास में हाईएस्ट पार्शियल डेरिवेटिव है उसको अपन उस पी डी का क्या कह देते हैं, ऑर्डर। और जो डिग्री होती है वो उस हाईएस्ट जो अपने पास में पार्शियल डेरिवेटिव है उसकी कितनी डिग्री है उसी के अनुसार उसको अपन पी डी की डिग्री को डिफाइन करते हैं। तो जब डिग्री डिफाइन करते हैं तो अब आपको क्या जो भी अपना फलन है वो रेशनलाइज किया हुआ होना चाहिए, यानी उसमें फ्री फ्रॉम रेडिकल होना चाहिए, फ्रैक्शन नहीं होनी चाहिए, साइन के अंदर ये अपने पास में जो इरेशनल फंक्शन टाइप का नहीं बनना चाहिए। तो अगर ऐसा बनता है तब अपने पास में डिग्री डिफाइन, वही जो अपना ओडी में पढ़ते हैं वही सेम यहाँ काम करना है। यहाँ पे बस पार्शियल, जैसे मान लीजिए कि अपने जो एग्जांपल पढ़ा ये पहले एग्जांपल में कितनी है हाईएस्ट कितनी बार डेरिवेटिव किया, एक बार, तो इसका ऑर्डर कितना हो गया 1। सेकंड वाले में आप देखोगे तो इसका ऑर्डर कितना हो गया 2, क्योंकि 2 बार डेरिवेटिव किया हुआ है। और ये फ्री फ्रॉम रेडिकल है तो आप डिग्री देखोगे तो यहाँ भी 1 है और यहाँ भी 1 है। तो इस तरीके से आप वो जो ओडी में डिफाइन करते हैं सेम वैसे ही यहाँ पे अपन और डिग्री और ऑर्डर डिफाइन करते हैं। तो ज़्यादा इस पर बात करने की जरूरत नहीं है क्योंकि अपन ओडी में पढ़ चुके हैं। अब आता है क्लासिफिकेशन ऑफ फर्स्ट ऑर्डर पीडी। तो लीनियर पीडी यानी ए फर्स्ट ऑर्डर पीडी इज सेड टू बी लीनियर इफ इट इज लीनियर इन पी क्यू एंड जेड। कोई भी पार्शियल जो आंशिक अवकल समीकरण है वो अपने पास में लीनियर कहलाती है यदि, यानी रेखिक कहलाती है यदि अपने पास में वो पी क्यू और जेड के अंदर क्या हो, रेखिक हो। यानी किस टाइप की होनी चाहिए, पी एक्स वाई इंटू पी प्लस क्यू एक्स वाई इंटू क्यू बराबर आर एक्स वाई इंटू जेड प्लस एस एक्स वाई। यदि एस है उसकी एस एक्स वाई है उसकी जीरो है तब तो उसको बोलते हैं अपन होमोजीनियस लीनियर पीडी, और ये अगर इज नॉट इक्वल टू जीरो है तब उसको बोलते हैं नॉन होमोजीनियस पीडी। ये ज़्यादा अपने यहाँ पे बुक में नहीं दे रखा है इनके बारे में, मैंने तो नॉर्मल लिख दिया इसका क्लासिफिकेशन की, थोड़ा बहुत कभी लीनियर और इसमें आपको कन्फ्यूजन ना हो। बाकी इस पर कोई ज़्यादा ध्यान देने की जरूरत नहीं है, अभी तक अपने कोई ज़्यादा काम की चीज़ नहीं आई है। जैसे आप ये इक्वेशन देखोगे तो यहाँ देखोगे ये लीनियर है, पी क्यू और जेड तो इसमें है ही नहीं, तो लीनियर तो है ही जेड के रिस्पेक्ट में। और पी की भी देखो पावर 1 है, क्यू की पावर भी 1 है और इनकी गुणा में जेड भी नहीं है, तो ये कैसी है, लीनियर पी डी है और होमोजीनियस है। क्योंकि यहाँ पे जो दूसरा आप देखोगे पी प्लस क्यू बराबर जेड एक्स प्लस जेड प्लस एक्स वाई, तो ये देखो नॉन होमोजीनियस है क्योंकि यहाँ पे एक्स वाई वाली टर्म एक्स्ट्रा। फिर आता है सेमी लीनियर पीडी। सेमी लीनियर पीडी का मतलब ये है कि वो लीनियर होनी चाहिए पी और क्यू में, जेड में वो अगर है तो भी कोई दिक्कत नहीं है और जेड में नहीं है तो भी कोई दिक्कत नहीं है। तो यदि अपन वो सिर्फ पी और क्यू में कैसी होनी चाहिए लीनियर, तो वो कैसी कहलाती है, सेमी लीनियर पीडी कहलाती है। जैसे आप ये देखोगे तो ये देखो पी की और क्यू के अंदर तो क्या है, लीनियर है, लेकिन जेड की पावर कितनी है 2, तो जेड में लीनियर नहीं है, तो ये कैसा हो गया, सेमी लीनियर पीडी हो गया। एक आता है क्वासी लीनियर पीडी कि लीनियर इन पी एंड क्यू एंड द फॉर्म ऑफ, यानी पी और क्यू में तो वो क्या हो, लीनियर हो, और जो यहाँ पे पी फंक्शन है वो एक्स वाई जेड तीनों का हो सकता है, क्यू है वो भी एक्स वाई जेड का हो सकता है और आर भी एक्स वाई जेड का हो सकता है। अभी तक जो अपन पढ़ रहे थे वहाँ पे सिर्फ जो पी और क्यू है वो सिर्फ और सिर्फ किसके फंक्शन हो रहे थे, एक्स और वाई के फंक्शन थे। लेकिन जो क्वासी लीनियर होती है उसके अंदर ये एक्स वाई जेड तीनों के हो सकते हैं। जैसे ये देख जेड स्क्वायर पी प्लस क्यू बराबर एक्स है, तो यहाँ पे आप देख रहे होंगे ये पी और क्यू में तो लीनियर है, लेकिन यहाँ पे ये फंक्शन है वो जेड स्क्वायर का आ रहा है, इस वजह से ये कैसी है, क्वासी लीनियर पीडी। और इसके अलावा जो भी बच गई अपने पास में तो वो कैसी हो गई, नॉन लीनियर पीडी। इतना ज़्यादा इसमें आपको सोचने की जरूरत नहीं है, एग्जाम में ऐसा कोई क्वेश्चन अपने नहीं आएगा क्योंकि जो अपनी जेपीएस की बुक में इनके बारे में कुछ ज़्यादा नहीं दे रखा। नॉर्मल मैंने ये बता दिया कि आगे आपको कन्फ्यूजन ना हो कि कौन सी लीनियर होती है कौन सी नॉन लीनियर। अब आता है कि अपने को सबसे पहला जो क्वेश्चन बनता है एग्जाम में वो बनता है कि फॉर्मेशन ऑफ ए पीडी बाय एलिमिनेशन ऑफ आर्बिट्रेरी कांस्टेंट, यानी अपन एलिमिनेट कर देते हैं जो अपने पास में कांस्टेंट दिए हुए होते हैं उनको, तो उससे अपने को क्या मिल जाती है, पीडी। तो पहला क्वेश्चन एग्जाम में जो आता है वो यहाँ से अपने को पूछा जाता है कि अपने को एक फंक्शन दिया हुआ होगा और उससे आपको पूछेंगे कि आपको पीडी क्या क्या करना है, कंस्ट्रक्शन करना है पीडी का। तो आप कैसे करोगे, आप जो भी अपने फंक्शन दिया हुआ है उसमें जो भी अपने पास में आर्बिट्रेरी कांस्टेंट है उनको आप डिफ्रेंशिएट करके एलिमिनेट कर दो। तो देखिए जो अपने पास में पहला क्वेश्चन है कि जेड बराबर एक्स माइनस ए का स्क्वायर प्लस वाई माइनस बी का स्क्वायर, तो यहाँ पे जो आर्बिट्रेरी कांस्टेंट है ए और बी, तो अपना काम क्या है, ए और बी को एलिमिनेट करना। एलिमिनेट कैसे करेंगे, अपन इसका पार्शियल डेरिवेटिव कर देते हैं एक्स के रिस्पेक्ट में, तो अपने पास में आ गया 2x माइनस ए। पार्शियल डिफ्रेंशिएट कर देते हैं वाई के रिस्पेक्ट में, तो ये आ गया 2y माइनस बी। पार्शियल डिफ्रेंशिएट करना आपको मेरे हिसाब से आता होगा,
कैसे करते हैं थोड़ा बहुत मैं आपको यहाँ बता देता हूँ कि जब भी अपन पार्शियल डेरिवेटिव कर रहे हैं एक्स के रिस्पेक्ट में, तो बाकी जो भी अपने पास में इंडिपेंडेंट वेरिएबल है उनको अपन क्या लेके चलते हैं, कांस्टेंट। यहाँ पे देखो दूसरा क्या है, वाई है, तो वाई को अपन क्या मानना है, एक कांस्टेंट की तरह अपने को इसको ट्रीट करना है, सिर्फ और सिर्फ एक्स वाली टर्म का क्या करना है, अपने को डिफ्रेंशिएट करना है। तो पार्शियल बाकी डिफ्रेंशिएट करना तो आपको शायद आता ही होगा। तो इस चैप्टर में आपको जब भी पार्शियल डेरिवेटिव करना हो तो आप दूसरे कांस्टेंट को क्या, दूसरे जो अपने पास में इंडिपेंडेंट वेरिएबल है उसको क्या रखिए, कांस्टेंट। तो यहाँ से मैंने 2 बार कर दिया इसका डिफरेंशिएट, एक बार एक्स के रिस्पेक्ट में और एक बार वाई के रिस्पेक्ट। अब मेरे को यहाँ से एक्स माइनस ए की वैल्यू कितनी आ गई, 1/2 डेल जेड अपॉन डेल एक्स, और डेल जेड अपॉन डेल एक्स को अपन किससे लिखते हैं, पी से, और जो डेल जेड अपॉन डेल वाई है इसको अपन किससे लिखते हैं, क्यू से। ये अपने पास में यहाँ वैल्यू दोनों की आ गई, और दोनों की वैल्यू मैंने समीकरण में रख दी। तो अपने पास में जो समीकरण आ गई वो क्या आ गई कि पी का स्क्वायर प्लस क्यू का स्क्वायर बराबर 4z। ये अपने पास में क्या आ गई, इक्वेशन आ गई। यानी वही पार्शियल डेरिवेटिव करके अपने को जो आर्बिट्रेरी कांस्टेंट है उनको क्या करना है, गायब करना है। दूसरा देखिए z बराबर एक्स प्लस ए वाई प्लस बी है, तो आप इसका क्या करिए, एक बार एक्स के रिस्पेक्ट में करिए, एक बार वाई के रिस्पेक्ट में करिए। तो आपके पास वैल्यू आ गई वाई प्लस बी और एक्स प्लस ए की, ये वैल्यू अभी समीकरण में रख दीजिए, तो इसकी जो पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशन आ जाएगी वो आ जाएगा z बराबर पी क्यू। ऐसे ये तीसरा एग्जाम्पल है, इसमें भी आपने क्या किया, एक बार एक्स के रिस्पेक्ट में किया, यानी जो पी है उसकी वैल्यू ए आ गई, और इसका अपन वाई के रिस्पेक्ट में करेंगे तो अपने पास में क्यू है वो किसके बराबर आ जाएगा, बी के, क्योंकि ए बी है वो तो कांस्टेंट है, तो इसका जो पार्शियल डेरिवेटिव 0 हो गई। अब ये पी की वैल्यू ए रख देते हैं, यानी ए की जगह क्या रख देते हैं, पी, और बी की जगह क्या रख देते हैं, क्यू। तो अपने पास में जो पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशन आ जाएगी वो ये आ जाएगी। बस कुछ नहीं करना, आपको पार्शियल डेरिवेटिव करके उनको गायब कर देना है कांस्टेंट को, तो आपको मिल जाएगी पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशन। जैसे ओडी में करते हैं वैसा ही यहाँ पे कुछ काम। अब देखो ये दिया हुआ है जेड बराबर ए की पावर माइनस ए टी कोस बी एक्स साइन सी वाई, और साथ में रिलेशन दिया हुआ अपने को ए स्क्वायर बराबर बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर। तो आप क्या करोगे, इसका 3 बार, एक बार डेरिवेटिव करोगे एक्स के रिस्पेक्ट में, फिर दोबारा डेरिवेटिव करोगे, ऐसे ही वाई के रिस्पेक्ट में करोगे, फिर दोबारा करोगे, फिर टी के रिस्पेक्ट में करोगे, फिर दोबारा करोगे, और तीनों इक्वेशन को जोड़ दोगे तो इसकी इक्वेशन का लास्ट में जो आंसर आएगा वो 0 आ जाएगा। पार्शियल डिफरेंशिएट करना आपको शायद आता होगा, और नहीं आता तो आपको कैलकुलेशन तो खुद ही करनी पड़ेगी एग्जाम में। अगर यहाँ टॉपिक में मैं इनकी कैलकुलेशन करवाने लग गया तो एक तो वीडियो इतना लंबा चला जाएगा जिससे आप बोर होने लग जाओगे। दूसरा, कोई भी टॉपिक पढ़ने के लिए आपको अभी तक जो भी आप कोचिंग में जाते हो या कहीं भी जाते हो तो वहाँ आपको क्या करते हैं कि उस टॉपिक में जो पुरानी चीज़ें हैं वो भी उसी में मतलब वो क्वेश्चन करवाते रहते हैं। अब वो क्वेश्चन आपको वहाँ तो ईजी लगते हैं, एकदम करने में आपको थोड़ा अच्छा लगता है, लेकिन ये आदत इतनी खराब होती है कि इससे आप कुछ सीख नहीं पाते। क्योंकि यदि मैं यहाँ आपको अवकलन कराऊंगा, या मान लो जो भी लॉग की प्रॉपर्टी आती है, अवकलन की प्रॉपर्टी आती है, वो ये मैं यहाँ पे सिखाऊंगा, तो ये टॉपिक इतना लंबा खिंच जाएगा कि आप जो इस टॉपिक की जो मूल चीज़ें हैं वो नहीं समझ पाओगे। तो कभी भी जब भी कोई टॉपिक पढ़ते हो तो आपका मेन फोकस ये होना चाहिए कि इस टॉपिक से रिलेटेड चीज़ें ही यहाँ पढ़ी जाएं, बाकी जो पुरानी चीज़ें यूज हो रही है वो वहीं पे पढ़ी जाए। जैसे लॉग की प्रॉपर्टी इसमें बहुत काम में आती है, तो लॉग की प्रॉपर्टी आपको लॉग वाला फंक्शन में पूरी पढ़ी हुई होनी चाहिए, उनकी कैलकुलेशन में स्पीड अच्छी होनी चाहिए आपकी। अगर मैं उन प्रॉपर्टी को आपको यहाँ सिखाऊंगा तो ये चैप्टर बहुत लंबा खिसक जाएगा। ऐसे ही मान लीजिए यहाँ पे जहाँ भी आपको डिफ्रेंशिएट करने की जरूरत पड़ेगी तो वो तो आपको पहले से आना चाहिए करना, उसके अंदर मैं कैलकुलेशन नहीं करूँगा इस वीडियो में, क्योंकि उससे फिर वीडियो इतना लंबा चला जाता है, आपका भी टाइम लगता है। अगर आपको अभी मान लीजिए इसकी मैं 5 क्लास 7 क्लास लेक्चर लेता हूँ तो आपका भी टाइम खराब होता है, और उससे आपका आउटपुट भी ज़्यादा अच्छा नहीं आता है। क्योंकि ज़्यादा कोचिंग में आपने देखा होगा कई कई टॉपिक की बहुत लंबी लंबी क्लास चलती रहती है, और इतना टाइम एग्जाम में नहीं रहता। अगर आप 1 साल के वीडियो देखने में ही अगर खराब कर देते हो तो आप खुद कब पढ़ोगे। इसलिए इन चीज़ों को मैं इन वीडियो में कभी भी कवर नहीं करता, कि जो पीछे की चीज़ें हैं वो आपको पीछे के टॉपिक में ही पढ़नी चाहिए। तो आप इसका 2 बार डेरिवेटिव करके जोड़ दोगे तो ये 0 आ जाएगा, क्योंकि इस इक्वेशन की सहायता से ये लास्ट में आप यूज करोगे तो ये 0 बन जाएगा। फिर आता है z बराबर ए एक्स प्लस वाई प्लस बी। तो इसमें भी आपने एक बार डेरिवेटिव एक्स के रिस्पेक्ट में कर दिया, एक बार वाई के रिस्पेक्ट में कर दिया, तो आपके पास में यहाँ से आ गया p बराबर तो आ गया a के, और यहाँ से q बराबर आ गया a के। तब आपको क्या करोगे, देखो आप p बराबर a आ गया, q बराबर a आ गया, यानी p बराबर किसके आ गया, q के, यानी p माइनस q बराबर किसके आ गया, 0 के। तो जो पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशन बन गई आपकी ये बन गई। यानी कैसे भी जो इक्वेशन बनती है उनसे आपको उनको क्या करना है, कांस्टेंट को एलिमिनेट करना है। वो आपको जो भी कई बार जोड़ने से हो जाता है, कई बार घटाने से हो जाता है, कई बार आपको एक समीकरण से मान निकाल के दूसरे समीकरण में रखना पड़ता है, वो सारी कैलकुलेशन है, लेकिन करने का मेथड सेम ही है कि आप पार्शियल डेरिवेटिव करिए और उनको गायब कर दीजिए। जैसे ये क्वेश्चन है तो यहाँ पे आपने एक बार एक्स के रिस्पेक्ट में किया, एक बार वाई के रिस्पेक्ट में किया, फिर आप जब दोनों इक्वेशन को जोड़ोगे तो आपको यहाँ से मिल जाएगा
पी प्लस क्यू बराबर एक्स प्लस वाई इंटू जेड। ये वाला पोर्शन है वो सेम कैंसिल हो जाएगा। कई बार आपको ये फंक्शन दिया हुआ होता है। अब देखिए इस फंक्शन का कई को कंफ्यूजन होता है कि इसका डिफ्रेंशिएशन कैसे करना है। तो देखिए ई की पावर एक्स वाई है, ये तो आप इजीली कर ही लोगे। मुझे इसका करना है, देखो फाइव एक्स माइनस वाई, इसका मेरे को मान लीजिए क्या करना है, अवकलन करना है। देखिए मैं कैसे करूँगा। तो जब भी आप इसका करोगे तो देखो जो फाइव एक्स माइनस वाई है, इसका आपने एक बार अवकलन का मतलब हो गया फाइव एक्स माइनस वाई। अब यदि एक्स के रिस्पेक्ट में अंदर वाले का करोगे आप, एक्स के रिस्पेक्ट में आएगा एक, क्योंकि वाई का जीरो हो जाएगा। और जब वाई के रिस्पेक्ट में आप करोगे तो एक्स का तो कितना हो जाएगा जीरो, लेकिन माइनस वाई का कितना होगा एक, तो उस टाइम क्या आएगा गुणा में माइनस एक। ये आपको ध्यान में रखना है। ये तो अभी आप देख रहे होंगे यहाँ पे जेड कैसे लिखा मैंने, क्योंकि मैंने क्या किया, ई की पावर एक्स वाई का जब आप अवकलन करोगे तो ई की पावर एक्स वाई होगा, और ये गुणा में ऐसा का यू इंटू वी वाला फॉर्मूला लगाया मैंने, यू इंटू वी वाला। तो यू इंटू वी से करोगे तो पहले आप ए की पावर एक्स वाई का करोगे, इसको कांस्टेंट रखोगे, और फिर आपको एक्स वाई का करना पड़ेगा। तो एक्स का एक हो जाएगा, गुणा में क्या आ जाएगा वाई, और जब यहाँ पे क्या आएगा वाई आएगा, और यहाँ पे क्या आएगा एक्स। फिर आप इनको क्या कर दोगे, दोनों को जोड़ दोगे। बाकी तो ये सेम ही बचेगा, तो मैंने इसकी जगह जेड लिख दिया। फिर ये पार्शियल डेरिवेटिव करके जोड़ दो। तो इस तरीके से आपको कई बार फंक्शन दिया हुआ होता है उसका करना, ये फंक्शन का एक बार अवकलन कर दीजिए, फिर उसके अंदर जो लिखा हुआ है जिसका ये फंक्शन है उसका आप अवकलन गुणा कर दीजिए। यदि एक्स का है तो एक्स वाले को कर दीजिए, वाई वाला है तो आप इनकी कैलकुलेशन कर सकते हो। यहाँ पे एक्स वाला किया है तो यहाँ पे प्लस आएगा, और यहाँ पे एक्स के रिस्पेक्ट में गया तो वाई के रिस्पेक्ट में किया तो माइनस आएगा, क्योंकि माइनस वाई का कितना हो गया माइनस एक, और यहाँ पे तो एक्स है, एक्स का तो पहले से क्या है प्लस एक, तो इनको दोनों को ऐड कर दोगे आपके पास। जैसे मान लीजिए जेड बराबर है एफ एक्स प्लस आई वाई प्लस जी एक्स माइनस आई वाई बराबर ये दिया हुआ है। तो पी बराबर एफ वन एक्स प्लस आई वाई इंटू डॉट, ये मतलब अवकलन कर लिया अब मैंने। पी यानी पी का मतलब क्या होता है डेल जेड अपॉन डेल एक्स। फिर मैंने इसका डबल डेरिवेटिव कर दिया, ऐसे डबल डेरिवेटिव वाई के रिस्पेक्ट में कर दिया, दोनों को जोड़ दिया तो वैल्यू आ गई जीरो, यानी ये पार्शियल डिफरेंशियल हो गई पी स्क्वायर प्लस, नहीं ये तो उसमें हो गई पी क्यू आर एस टी, पी क्यू आर स्क्वायर प्लस टी स्क्वायर बराबर जीरो। तो ये ऐसे भी लिखी जा सकती है। इसी तरीके से मान लीजिए ये अपने पास में फंक्शन दिया हुआ है, इसका एक बार पार्शियल डेरिवेटिव किया, पी का मतलब जहाँ भी पी लिखा हुआ है उसका मतलब डेल जेड का डेल एक्स के रिस्पेक्ट में, और क्यू लिखा हुआ है वहाँ वाई के रिस्पेक्ट में, तो पार्शियल डेरिवेटिव किया। फिर दोनों को देखो यहाँ से देख रहे होंगे आप, क्यू बराबर कितना आ गया ए इंटू एफ ए डे, और ये एफ डेस ए प्लस वाई की जगह मैं पी लिख सकता हूँ, तो यहाँ से ये ए पी के बराबर हो गया, यानी पी बराबर ए पी, इसका क्या आ गई पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशन। इसी तरीके से ये जेड बराबर एक्स प्लस वाई ये दिया हुआ है, तो एक बार आप कर दीजिए एक्स के रिस्पेक्ट में, एक बार कर दीजिए वाई के रिस्पेक्ट में, तो आपके पास ये आ गया। अब यहाँ से आप देखो एफ डेस एक्स वाई की वैल्यू निकाल लीजिए, तो यहाँ से तो ये आ गई, और यहाँ से भी एफ डेस एक्स वाई की वैल्यू निकाल लीजिए तो ये आ गई। अब दोनों वैल्यू एफ डेस एक्स वाई की है तो दोनों वैल्यू क्या होनी चाहिए बराबर, तो दोनों को बराबर कर दीजिए। बराबर करने से आपको क्या मिल जाएगा, डिफरेंशियल इक्वेशन मिल जाएगी। तो कई बार आपको जब भी देखो अलग अलग टाइप के क्वेश्चन बनते हैं ना, जब भी आप सोल्व करते हो तो ये सीख सकते हो यहाँ से कि कई बार अपन क्या करते हैं, यहाँ से एफ डेस वाई का मान निकालेंगे, यहाँ से ये इस फंक्शन का नॉन फंक्शन का मान निकाल लेंगे, और फिर दोनों को बराबर कर देंगे तो अपने पास पीडी मिल जाएगी। तब वो तो देखो आपको एलिमिनेट तो करना पड़ेगा। ऐसे ही देखिए ये फंक्शन है, तो आपने क्या किया, इसका पहले एक्स के रिस्पेक्ट में पार्शियल डेरिवेटिव कर दिया, फिर वाई के रिस्पेक्ट में कर दिया। अब आप देख रहे होंगे मेरे को किसको हटाना है, एफ डेस एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर, इसको हटाना है। तो समीकरण में देखो भाग देके देखो, दोनों को भाग दोगे तो ये ऊपर नीचे कैंसिल हो जाएंगे, ये समीकरण आ गई। अब फिर इनके जोड़ बाकी करोगे तो ये अपने पास में पीडी मिल जाएगी। सॉल्यूशन ऑफ लीनियर पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशन बाय डायरेक्ट इंटीग्रेशन। अब देखो अपन सॉल्यूशन कैसे करते हैं अपने पास में, तो कोई भी लीनियर पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशन दी हुई है, पहला उसका सॉल्यूशन करने का तरीका ये होता है कि अपन क्या कर सकते हैं, डायरेक्ट इंटीग्रेशन कर सकते हैं। तो देखिए डेल जेड अपॉन डेल एक्स बराबर एक्स प्लस वाई है, तो आप ये डेल जेड को एक साइड में रखो और डेल एक्स को इस साइड में ले आओ। तो फिर अपन किसके रिस्पेक्ट में कर रहे हैं, एक्स के रिस्पेक्ट में कर रहे हैं, तो वाई को क्या करेंगे, कांस्टेंट की तरह ट्रीट करेंगे। तो डेल जेड का अपन जब इंटीग्रेशन करेंगे तो जेड आ जाएगा, एक्स का करोगे तो एक्स स्क्वायर बाई टू आ जाएगा, और वाई को तो कांस्टेंट की तरह, तो कांस्टेंट का कितना होता है सी एक्स, यानी वाई एक्स प्लस। अब वाई को कांस्टेंट माना है तो अपने पास में यहाँ पे क्या आ गया, कोई न कोई फंक्शन होगा वाई का, क्योंकि अब इसका आप डेरिवेटिव करोगे तो वाई को तो कांस्टेंट मानना है, तो इसका कितना हो जाएगा जीरो, और इसका आप करोगे कितना आ जाएगा वाई,
और इसका आ जाएगा 2x, तो ये 2 से 2 कैंसिल हो जाएगा, तो ऊपर वाला ये मिल जाएगा। तो एक तो ये तरीका होता है कई बार आपको सॉल्यूशन करने का, सिंपल सा तरीका है। पहला तो ये है। अब अपने पास यहाँ से शुरू होते हैं क्वेश्चन। अभी एक टाइप का क्वेश्चन तो अपन ने सीख लिया कि पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशन कैसे निकालते हैं, कि डिफरेंशिएट करते हैं और उसके बाद में कांस्टेंट होते हैं उनको अपन रिमूव कर देते हैं। पहला क्वेश्चन बनता है वो तो ये। अब आता है दूसरा क्वेश्चन। दूसरा क्वेश्चन बनता है लाग्रांज मेथड। तो देखो लाग्रांज जो इक्वेशन होती है वो होती है कि P, कैपिटल P का मतलब है कि ये कोई फंक्शन है किसका, एक्स वाई जेड का। Q है वो भी किसका, कैपिटल Q का मतलब है वो फंक्शन है एक्स वाई जेड का। और R है वो भी क्या है, एक्स वाई जेड का कोई फंक्शन अपने को दिया हुआ है। स्मॉल p है इसका मतलब है डेल जेड अपॉन डेल एक्स, ये पूरे चैप्टर में रहेगा। Q का मतलब है डेल जेड अपॉन डेल वाई। तो इस टाइप की अपने पास में कोई इक्वेशन है तो उसका सॉल्यूशन लिखने के लिए अपन पहले क्या लिखते हैं, लाग्रांज ऑक्सिलरी इक्वेशन लिखते हैं। वो कैसे लिखी जाती है कि dx के नीचे तो क्या लिख देंगे p का मतलब स्मॉल p का गुणांक जो भी होगा, dy अपॉन क्यू, तो यहाँ जो भी स्मॉल q का गुणांक होगा वो लिख देंगे, और dz अपॉन r क्या होगा। अब देखो इसमें जो सबसे मेन चीज आपको ध्यान में रखनी है कि ये दोनों जो पार्ट हैं वो तो किसमें है, राइट साइड में और लेफ्ट साइड में है, और जो r है वो किसमें है, राइट साइड में। तो जब भी आपके पास क्वेश्चन आता है तो सबसे पहले आप ये करोगे कि जो p और q वाले टर्म है उनको एक साइड में ले जाओगे, और r वाली टर्म को, r वाली का मतलब है सिर्फ और सिर्फ एक्स वाई जेड का जो फलन है उसको एक साइड में लेके आओगे। कई बार क्या होता है ये अपने को r होता है वो इसी साइड में दिया हुआ होता है और अपन जल्दबाजी में क्वेश्चन लिख लेते हैं, तो वहां पे क्या हो जाता है, ये माइनस वाली मिस्टेक हो जाती है। तो आपको r को पहले दूसरी साइड में लेके जाना है। लेके जाने का मतलब ये नहीं है कि आप पेपर में लिखो, लिखने से तो आपका टाइम खराब होगा, लेकिन जब आप यहाँ ऑक्सिलरी इक्वेशन में लिखते हो तो यहाँ पे क्या लगा देना, माइनस लगा देना। कब, जब ये r इस साइड दिया हुआ और इस साइड दिया हुआ है तब अपने को कोई प्रॉब्लम नहीं है, तब तो प्लस ही रहेगा। तो मेन मिस्टेक होती है वो यहाँ हो सकती है, तो ये ध्यान रखना आप। यहाँ पहली चीज सीखने वाली ये। दूसरी चीज ये सीखनी है कि जो पी क्यू आर होते हैं वो डायरेक्शन रेशियो होते हैं किसके, टेंजेंट एट द पॉइंट एक्स वाई जेड। ठीक है, तो ये आपको ध्यान में रखना है कि इसका जो ज्योमेट्रिक मीन पूछे तो जो पी क्यू आर होते हैं वो स्पर्श रेखा के क्या होते हैं, द्विघानुपात होते हैं। जो पी क्यू और आर है ये आपको ध्यान में रखना है। कई बार पूछ लेता है एग्जाम में कि पी क्यू आर है वो किसको रिप्रेजेंट करते हैं, तो आप बता दोगे कि जो टेंजेंट होता है किसी भी पॉइंट पे उसके द्विघानुपात को रिप्रेजेंट करता है। ये आपको ध्यान में। दूसरा ये ध्यान रखना है कि पी डी एक्स प्लस क्यू डी वाई प्लस आर डी जेड बराबर, ये पी पी प्लस क्यू आर बराबर आर, ये दोनों एक दूसरे के क्या होते हैं, लंबवत पृष्ठ को रिप्रेजेंट करते हैं। यानी जो ये दोनों पृष्ठ होते हैं एक दूसरे क्या होते हैं, परपेंडिकुलर होते हैं। ये बात आपको ध्यान में रखनी है। अब देखिए अपन क्वेश्चन सोल्व करते हैं कि लाग्रांज मेथड आता है तो किस टाइप के क्वेश्चन। अब मैंने देखो जो भी डिफरेंट डिफरेंट टाइप के क्वेश्चन बन सकते हैं। देखो लाग्रांज मेथड से जितने भी कि इस टाइप का क्वेश्चन आए तो आपको ऐसे करना, इस टाइप का क्वेश्चन आए तो आपको ऐसे करना, और इस टाइप का क्वेश्चन आए तो वो मैंने यहाँ सारे आपको बताए। बाकी देखो क्वेश्चन में आपको कितने भी कोई सा भी दे दे उसकी कैलकुलेशन करना तो फिर आप सीख जाओगे। तो सारे क्वेश्चन कराने के लिए तो लाग्रांज मेथड में 50 क्वेश्चन करवा दूं, कोई सेंस नहीं है। मैंने यहाँ पे वही क्वेश्चन उठाए हैं जो अलग अलग टाइप से हो सकते हैं। पहला क्वेश्चन देखिए कि अपन इसको देखते हैं तो आर अपने पास में पहला काम, आर है वो राइट साइड में ही है, तो अपना ये काम तो अपने को करना नहीं है। अपन ने डायरेक्ट क्या लिख ली, ऑक्सिलरी इक्वेशन। अब इन ऑक्सिलरी इक्वेशन के बाद में अपने को करना होता है कि अपन इनमें से कोई भी दो फ्रैक्शनल लेते हैं उनको सोल्व कर लेते हैं। और यदि देखो दो, अब दो को कर रहे हो तो एक्स वाले और वाई वाले को सोल्व कर रहे हो तो अपने पास में क्या होना चाहिए, जो तीसरा बच गया जेड वो क्या होना चाहिए, आपस में कैंसिल होना चाहिए। तभी आप क्या कर पाओगे, दोनों तरफ इंटीग्रेशन कर पाओगे। अगर जेड रह गया तो जेड किसका फंक्शन है, एक्स और वाई का, तो फिर अपने को जेड का कैसे करोगे। इसलिए अपने पास जब भी दो फ्रैक्शन लेते हो उनमें से अपने पास में सिर्फ एक्स और वाई वाले टर्म बचने चाहिए, जो बाकी बच गया वो उसको क्या होना चाहिए, कैंसिल होना चाहिए। जब भी आप कोई भी फ्रैक्शन चूज करते हो तो ये आपको ध्यान में रखना है। तो एक तो डायरेक्ट आप अपन पहले और तीसरे को मैंने लिया, पहले और तीसरे में आप देखोगे पहले में वाई स्क्वायर है और तीसरे में भी वाई स्क्वायर है, तो वाई स्क्वायर से वाई स्क्वायर कैंसिल हो जाएगा। ये आ गया अपने पास में दोनों फ्रैक्शन से। फिर देखो जेड वाले को मैं एक तरफ ले गया, एक्स वाले को एक तरफ, और इंटीग्रेशन कर दिया। तो एक्स का हो गया एक्स स्क्वायर बटा दो, जेड का हो गया जेड स्क्वायर बटा दो, प्लस कॉन्स्टेंट सी1 आ गया। तो यहाँ से एक्स स्क्वायर माइनस जेड स्क्वायर बराबर सी1, क्योंकि ये दो से क्रॉस मल्टीप्लाई करोगे तो 2c1 भी एक क्या है, कॉन्स्टेंट ही है, तो क्या आ गया, एक तो गया। अब आप यहाँ देख रहे होंगे कि जो जेड है वो किसका फंक्शन है, एक्स और वाई का। तो कितने अपने पास में डिपेंडेंट या इंडिपेंडेंट वेरिएबल है, दो। तो अपने पास में इसके सॉल्यूशन के लिए अपने को ऐसे दो इक्वेशन की आवश्यकता होगी। एक तो यहाँ से आ गया, दूसरा अपन क्या करते हैं, पहले और दूसरे को ले लेते हैं। पहले और दूसरे को लेंगे तो आपके जेड से जेड कैंसिल हो जाएगा, बाकी ये बचा, वाई वालों को एक साइड ले जाओ, एक्स वालों को एक साइड में, और इंटीग्रेशन कर दीजिए। क्या आ गया, एक्स क्यूब माइनस वाई क्यूब बराबर सी2।
तो अपने पास में ये दोनों जो अपने पास में अभी मैंने बताया था कि एक्स वाई दो इंडिपेंडेंट है, तो अपने पास में दो की जरूरत पड़ेगी, तो दो अपने पास में रिलेशन आ गए। तो इनके साथ इनको अपन लिखने का जो तरीका होता है वो होता है कि फाइव एक्स क्यूब माइनस वाई क्यूब और एक्स स्क्वायर माइनस जेड स्क्वायर बराबर 0। ये उस पीडी का क्या हो गया, सॉल्यूशन हो गया। या इसको अपन ऐसे भी लिख सकते हैं कि एक्स क्यूब माइनस वाई क्यूब है, वो फंक्शन है किसका, एक्स स्क्वायर माइनस जेड स्क्वायर का। ये डिफरेंट डिफरेंट टाइप इनको लिखने के तरीके हैं। तो आपको बस ये ध्यान रखना है कि जब भी आपके पास में जेड है, फंक्शन है किसका, एक्स और वाई का, तो यहाँ से आपको दो ऐसे रिलेशन निकालने एक्स और वाई में जो अपने पास में इस पीडी का क्या दे सकते हैं, सॉल्यूशन। अब दूसरी बात यहाँ पे आती है ध्यान रखने वाली कि जो ये अपने पास में एक्स स्क्वायर ये क्यूब माइनस वाई क्यूब ये दो रिजल्ट निकाले हैं। तो देखिए आप, ये हो सकता है कि आप पहले दूसरे फ्रैक्शनल को लेकर निकाल लिया, या दूसरे तीसरे को लेकर निकाल लिया, या पहले तीसरे को लेके सोल्व कर सकते हो। ये आपको ऑप्शन में देखना पड़ेगा कि कौन से दो को वो चूज कर रहा है। ये आपको ऑप्शन से पता चलेगा। लगभग तो वो जो आपको आंखों से दिखता है वही ऑप्शनों में नॉर्मल ऑप्शन दिए हुए होते हैं। बाकी आप एक बार ऑप्शन पे नजर मार के देख सकते हो। जैसे मान लीजिए मैं यदि अपने पास में यहाँ पे मैंने पहला तीसरा लिया है और पहला दूसरा लिया है, तो मैं दूसरा तीसरा भी तो ले सकता हूँ, लेकिन दूसरा तीसरा मैंने इसलिए नहीं लिया क्योंकि फिर यहाँ पे एक्स है वो कैंसिल आपस में नहीं हो रहा। फिर अब ये एक्स भी बच जाएगा, वाई भी बच जाएगा, जेड तीनों बच जाएंगे। अब तीनों बच जाएंगे तो फिर इंटीग्रेशन करना मेरे लिए मुश्किल काम हो जाएगा। फिर या तो मैं यहाँ से जेड की वैल्यू निकालूँ इससे, और फिर वो डिफिकल्ट काम हो जाएगा। इसलिए मैंने जो सिंपल सिंपल वे में बन रहे थे वो यहाँ पे ले लिए। कई बार क्या तीनों में सिंपल वे में तीनों की कंडीशन भी सिंपल ही होती है। तो अब आपको क्या करना है, ऑप्शन में देखना पड़ेगा कि कौन से दो को यहाँ पे ऑप्शन में लिया गया है। तो ये चीज आपको ध्यान में रखनी है, और एक आर को राइट साइड में रखना, ये चीज ध्यान में रखनी है। अभी तक दो चीजें अपन को ध्यान में। नेक्स्ट टाइप का जो क्वेश्चन बनता है, एक तो ये हो गया कि डायरेक्ट आप लीजिए और उनमें जो कॉमन है उनको काट के इंटीग्रेशन कर दीजिए, पहले टाइप का। अब दूसरे टाइप में क्या होता है, तो देखिए मैंने इसकी ऑक्सिलरी इक्वेशन लिखी, तो पी के गुणा में क्या था, एक, तो मैंने एक लिख दिया। क्यू के गुणा में तीन था, मैंने तीन लिख दिया। और यहाँ पे जो आर की वैल्यू थी मैंने लिख दी। अब देखिए पहले और दूसरे को आप लोगे तो अपने पास में 3x माइनस वाई बराबर C1। भाई इन दोनों तरफ इंटीग्रेशन कर दोगे, इंटीग्रेशन करोगे तो ये अपने पास में आ गया। तो एक तो आ गया अपने को, अब दूसरा चाहिए। अब जब आप दूसरा देखोगे तो आप देखो, पहले को यदि मैं तीसरे के साथ लेता हूँ तो भी देखो यहाँ पे क्या आ रहा है, वाई आ रहा है। अब 10 के अंदर वाई आ रहा है, हटेगा नहीं, वाई भी आ रहा है, एक्स भी आ रहा है और जेड भी। अब मैं ले रहा हूँ एक्स और जेड को, एक्स जेड को ले रहा हूँ तो मेरे को वाई को गायब करना पड़ेगा। यदि मैं दूसरा तीसरा ले रहा हूँ तब भी आप देखोगे कुछ भी ऐसा नहीं कट रहा, तब भी क्या है, एक्स आ रहा है। अब उस टाइम में तो सिर्फ क्या आना चाहिए, वाई और जेड ही आना चाहिए, तभी इंटीग्रेशन कर पाओगे। तो मेरे को एक्स को गायब करना पड़ेगा। इस टाइप की जब सिचुएशन बन जाए तो अपने को क्या करना पड़ता है, जो पहला अपन ने रिजल्ट निकाला है वहां से अपन किसी एक की वैल्यू निकाल के उसके अंदर रख देंगे। जैसे यहाँ पे 3x माइनस वाई बराबर क्या था, C1, तो मैंने वाई माइनस 3x से क्या रख दिया, C1। अब ये क्या है, कॉन्स्टेंट है। तब आप किसी को ले लीजिए, पहले और लास्ट को ले लीजिए, या सेकंड और थर्ड को ले लीजिए, दोनों को लेके सोल्व कर सकते हो, क्योंकि ये जो वर्ड टर्म है वो कांस्टेंट बन गई पहले ही जो अपने पास में रिलेशन है उसका यूज करके। अब मैं इसका क्या करता हूँ, दोनों तरफ क्या कर देता हूँ, इंटीग्रेशन तो कर सकता हूँ। dx का कितना हो गया, x, और dz वाले में देखो 10 सी है वो कांस्टेंट है, नीचे 5 है वो भी कांस्टेंट ही है। तो सिर्फ क्या बचा, ये 1/z की तरह तो है ये, तो इसका कितना हो जाएगा, log 5z माइनस 10c1। और अब 5 z के गुणा में क्या है 5, तो डिवाइड किससे करना पड़ेगा, 5 का। इंटीग्रेशन करना आता होगा आपको, तो x बराबर इतना, ये आ गया। अब ये मैंने 1/5 log c2, कॉन्स्टेंट होता है वो अपन इसके अकॉर्डिंग चूज करते हैं जिससे अपनी कैलकुलेशन इजी हो जाए। तो अपने पास में मैंने ये सॉल्व किया, फिर log की प्रॉपर्टी लगा दी, और फिर अपने पास में ये दूसरा रिजल्ट आ गया। इसका जो सॉल्यूशन हो जाएगा इन दोनों रिजल्ट से मिलके ये इसका सॉल्यूशन हो जाएगा। अब ये आपको ऑप्शन में देखना पड़ेगा कि आपको x को z के साथ लेना है या y को z के साथ लेना है। ये आपको ऑप्शन से, क्योंकि x को आप y के साथ लोगे तब भी, x को z के साथ लोगे तब भी एक रिजल्ट मिलेगा, और y को z के साथ लोगे तब भी आपको एक रिजल्ट मिलेगा। तो आपको तो सिर्फ दो ही रिजल्ट चाहिए किसी भी पीडी का, इस पीडी का सॉल्यूशन निकालने के लिए। ये हो गया आपका दूसरा टाइप की, पहले रिलेशन का यूज करके आप उस जो नहीं बन रहा है उनमें क्या करो, उनको उनकी वैल्यू रख दीजिए, और फिर वो दोनों दो वेरिएबल में आ जाएंगे, और उसके बाद उनका सॉल्यूशन आप इंटीग्रेशन करके कर सकते हैं। अब तीसरे जो टाइप का क्वेश्चन बनता है, ये अपने पास में क्वेश्चन है, तो पहले इसकी ऑक्सिलरी इक्वेशन लिख ली। अब आप देखो पहले दूसरे को लोगे तो अभी प्लस में है जेड, गुणा में तो है नहीं, तो कटेगा नहीं। दूसरे तीसरे को लेते हो तब भी नहीं कटेगा, और तीसरे और चौथे को लेते हो तब भी आपस में नहीं कैंसिल हो रहे। तो इसका मतलब क्या किया जाए, फिर अपने पास ऑप्शन ऑप्शन बचता है कि किन्हीं भी दो को बराबर लेके या तो उनको जोड़ सकते हैं या उनको घटा सकते हैं। तो देखिए मैं पहले अगर दो को घटा रहा हूँ तो मेरे पास में ये वाई माइनस एक्स का बन जा रहा है, और मैं फिर पहले और तीसरे को घटा रहा हूँ तो ये इक्वेशन बन जा रही है।
तीनों को मैं जोड़ दे रहा हूँ तो मेरे पास में ये इक्वेशन बन जाएगी। तीनों को जोड़ने मतलब ये ऊपर वाले को ऊपर की जोड़ना है और नीचे वाले को नीचे जोड़ना है, तो मेरे पास ये इक्वेशन आ गई। तो ये मेरे पास में नई टाइप की ऑक्सिलरी इक्वेशन हो गई। ये भी, ये चीज़ और ये चीज़ दोनों क्या है, बराबर ही है। आप जब भी लाग्रांज ऑक्सिलरी इक्वेशन लिखते हो तो उनमें आप आपस में ऊपर नीचे ऐड कर सकते हो, किसी भी कोफिशिएंट्स को गुणा में लेके उनको भी सोल्व कर सकते हो, उससे सॉल्यूशन पे कोई फर्क नहीं पड़ता। अब देखिए आप इसका कर सकते हो, नीचे वाले को यदि मैं टी मान लूँ तो फिर इसका आप कर सकते हो, और ऐसे ही इसका भी पहले को और इसमें नीचे वाले को टी मान लोगे तो एक ही मिल जाएगा, यानी पहले तीसरे को लेके आपको एक रिलेशन यहाँ पे मिल जाएगा। जब आप पहले और दूसरे को लोगे तो नीचे वाले को टी मान के डायरेक्ट इंटीग्रेशन कर दोगे तो ये रिलेशन आपको मिल जाएगा। दूसरा मैं दूसरे और तीसरे को लूंगा, दूसरे और तीसरे को लूंगा तो मैं देखूंगा नीचे वाले को मैं यहाँ टी रखता हूँ एक्स प्लस वाई जेड को, तो ऊपर वाला आ जाएगा डी एक्स प्लस डी वाई प्लस डी जेड। फिर इसका इंटीग्रेशन कर दूंगा, यहाँ भी एक्स माइनस जेड को मैं क्या रख दूंगा टी, तो डी एक्स माइनस डी जेड बराबर कितना आ जाएगा डी टी, तो ये ऊपर माइनस डी टी आ जाएगा। फिर मैं इसका इंटीग्रेशन कर दूंगा, तो ये अपने पास में एक रिजल्ट यहाँ से मिल जाएगा और एक रिजल्ट यहाँ से मिल जाएगा। तो इन दोनों से आप क्या कर सकते हो, सॉल्यूशन कर सकते हो। तो इस तरीके से ये अपना अलग अगला टाइप का क्वेश्चन हो गया। अब देखिए कई बार अपने पास में ये क्वेश्चन है, तो देखिए यहाँ पे भी ऑक्सिलरी इक्वेशन आपने लिख ली। तो अब यहाँ पे आप एक चीज देखोगे कि जो आर है अपने पास में वो देखो राइट साइड में, लेफ्ट साइड में, तो इसको पहले राइट साइड में लेके जाना पड़ेगा। तो यहाँ पे क्या लगाना पड़ेगा आपको, प्लस लगाना। यहाँ पे शायद क्वेश्चन में यहाँ पे प्लस है, तो जब आप इसको राइट साइड में लेके जाओगे तो अपने को क्या लगाना पड़ेगा, यहाँ पे माइनस लगाना पड़ेगा। ये आपको ध्यान में रखना है। इसको अपन को क्या ले जाना पड़ेगा, राइट साइड में, राइट साइड में ले जाओगे तो यहाँ क्या आएगा माइनस, तो ये माइनस आ गया। अब आपने पहले दूसरे और तीसरे को लिया तो मेरे पास में ये सोल्यूशन आ गया वाई जेड बराबर सी वन, क्योंकि माइनस टू एक्स से माइनस टू एक्स कैंसिल हो गया, डी वाई अपॉन वाई बराबर डी जेड अपॉन जेड। दोनों तरफ मैंने इंटीग्रेशन कर दिया तो लॉग वाई बराबर लॉग जेड प्लस लॉग सी वन। लॉग की प्रॉपर्टी लगा दी, वाई उधर जाएगा तो ये कितना हो गया लॉग ए अपॉन बी यानी वाई अपॉन जेड। दोनों तरफ लॉग एंटी लॉग लेने पे लॉग से लॉग हट गया, तो वाई अपॉन जेड बराबर सी वन आ गया। अब दूसरा इसमें क्या होता है, कई बार अपन कोफिशिएंट लेते हैं कि जो भी ऐसे कोफिशिएंट अपने को चूज करने हैं जिससे ऊपर वाले जो क्या हो जाए, इन सबको क्या करें अपन ऐड करें, या मतलब उस कोफिशिएंट से गुणा करके ऐड करते हैं, तो ये जो नीचे वाली जो टर्म है वो कितनी हो जाए, जीरो। उससे क्या होगा कि नीचे वाली टर्म जीरो हो जाएगी, तो फिर अपने पास में डिफाइन होने के लिए ऊपर वाली टर्म भी क्या होनी चाहिए, जीरो होनी चाहिए। क्योंकि नीचे वाली सिर्फ टर्म जीरो बन गई तो फिर वो इनफाइनाइट फॉर्म में चला जाएगा, यानी डिफाइन नहीं होगी। तो ये नीचे जीरो बन गया तो फिर ऊपर वाली टर्म भी किसके बराबर होगी, जीरो के। फिर अपन यहाँ से ऊपर वाली टर्म को क्या कर देते हैं, जीरो के बराबर, और फिर डायरेक्ट इंटीग्रेशन करके अपने को एक सॉल्यूशन वहां से मिल जाता है। तो कई बार अपन क्या करते हैं, कोफिशिएंट लेके भी डायरेक्ट, अभी तक दो तरीके अपन ने सीखे हैं कि ऐसे फ्रैक्शनल चूज करने, जो कट रहा है उसको काट दो फिर अपन उसका इंटीग्रेशन कर देते हैं, ऐसा हो रहा है तब तो वो करना है। दूसरा, कई बार ऐसी फॉर्म बन जाती है तो अपन पहले रिजल्ट रिलेशन का यूज करके फिर वैल्यू रख देते हैं फिर इंटीग्रेशन कर देते हैं, ये दूसरा टाइप था। तीसरे टाइप में अपन क्या कर रहे थे कि इक्वेशन को जोड़ रहे थे या घटा रहे थे, उससे अपने पास में क्या बन रही थी, ऑक्सिलरी इक्वेशन, और उनसे सोल्व कर रहे थे। और चौथा अपने जो टाइप है उसमें क्या करते हैं अपन, कुछ कोफिशिएंट लेते हैं गुणा में, जिनको अपन ऐसे कोफिशिएंट लेने हैं अपने को कि अपन जो गुणा में लें तो इसकी वैल्यू क्या हो जाए, नीचे वाले की वैल्यू जीरो हो जाए। तो अब यहाँ पे देखोगे यहाँ वाई स्क्वायर है, यहाँ जेड स्क्वायर है, यहाँ एक्स स्क्वायर है। तो यदि इसको मैं एक्स से गुणा कर देता हूँ, दूसरी टर्म को मैं वाई से गुणा कर देता हूँ और तीसरी टर्म को जेड से गुणा कर देता हूँ, तो ये वैल्यू मेरे पास नीचे वाली जो वैल्यू है वो कितनी आ गई, माइनस एक्स एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर। अब देखो यहाँ से मैंने ऐसा क्यों किया, क्योंकि जो मेरे पास में इस टर्म में आप देखोगे वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर है, इसको आप इसी टर्म के साथ में लोगे तो भी सोल्यूशन नहीं मिलने वाला है, इसके साथ लोगे तो भी नहीं। क्यों कि फिर यहाँ से काटोगे कैसे, फिर भी यहाँ वाई रह जाएगा और यहाँ से भी जेड रह जाएगा, फिर इनका आप इंटीग्रेशन करने में आपको प्रॉब्लम होगी। तो अब मैंने क्या किया, कोफिशिएंट ले लिए एक्स वाई जेड, ऊपर वाले इसको तो मैंने एक्स से गुणा कर दिया, इसको वाई से गुणा कर दिया, इसको जेड से गुणा कर दिया, तो मेरे पास में माइनस एक्स क्या आ गया कॉमन। अब ये एक्स से एक्स कैंसिल हो जाएगा, फिर अपने पास में आप इंटीग्रेशन कर सकते हो इसका, डी जेड अपॉन जेड सिर्फ जेड का फलन है तो इसका इंटीग्रेशन कर सकते हो। और इधर आप एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर को क्या रखोगे टी, तो ऊपर इसका क्या पड़ा है डिफरेंशिएशन, तो इसका भी अवकलन आप इजीली कर सकते हो। तो फिर ये मेरे पास में मैंने इनका किया अवकलन, तो ये मेरे पास में आ गया एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर अपॉन जेड बराबर सी टू। तो एक अपने पास में ये रिजल्ट आ गया। ये क्वेश्चन एग्जाम में आया हुआ है शायद फर्स्ट ग्रेड के, तो आप आगे आपको बता भी दी जाएंगी। तो इस तरीके का आए तब अपने को ऐसे करना है। नेक्स्ट क्वेश्चन वही कोफिशिएंट वाला क्वेश्चन है कि अपन इसका देखो ऑक्सिलरी इक्वेशन लिख ली। अब इस ऑक्सिलरी इक्वेशन में आप पहला और दूसरा लोगे तो भी देखो वाई और जेड तीनों बच रहे हैं, आपस में कुछ कट नहीं रहा।
और यदि आप इनको जोड़ते हो और घटाते हो सीधा कि डी एक्स प्लस डी वाई, तो भी देखो ऐसा कुछ नहीं बन रहा कि आप उनको सॉल्व कर पाओ। तो अपने पास क्या लेने पड़ेंगे, अपन उनका कुछ ऐसे मल्टीप्लाई लेते हैं कि जिससे नीचे वाले पूरी जो समीकरण है वो इन सब का योग क्या हो जाए, जीरो। भाई नीचे अपने पास में एक ये है, एक ये है और एक ये। तो देखिए यहाँ पे वाई स्क्वायर है और ये एक्स है, और यहाँ पे क्या है, एक्स स्क्वायर और वाई है। तो मैं यदि इसका मल्टीप्लाई ले लेता हूँ एक्स, यानी इसको एक्स से मल्टीप्लाई करता हूँ तो ये हो जाएगा एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर, और यहाँ इसका मल्टीप्लाई लेता हूँ वाई, तो ये हो जाएगा वाई स्क्वायर एक्स स्क्वायर, किसका, माइनस का, वो आपस में क्या हो जाएगा, कैंसिल। फिर ये हो जाएगा एक्स स्क्वायर इंटू जेड, और यहाँ से भी आप देखोगे कि एक्स स्क्वायर इंटू जेड, तो ये भी आपस में क्या हो जाएंगे, कैंसिल। कब, जब इसको आप माइनस से गुणा कर दो। भाई ये प्लस का है तो ये माइनस का होना चाहिए, तो माइनस एक से गुणा कर दो। मैंने इसके कोफिशिएंट क्या ले लिए, एक्स वाई और माइनस एक। तो अब नीचे वाले को इनको गुणा करके जोड़ दिए, पहले वाले टर्म को एक्स से गुणा करा, फिर दूसरे वाले को वाई से, और तीसरे वाले को माइनस एक से, इनको जोड़ा तो जीरो आ रहा है। अब ये नीचे वाली टर्म जीरो आ गई, इसका मतलब ऊपर वाली टर्म भी क्या होगी, जीरो होगी। तो ऊपर वाली टर्म को जैसे जीरो करके इंटीग्रेशन कर दिया, इंटीग्रेशन किया तो एक्स का हो गया एक्स स्क्वायर बटे दो, वाई का हो गया वाई स्क्वायर बटे दो, और डी जेड का कितना हो गया, जेड। तो ये एक यहाँ से अपने को रिजल्ट मिल गया। अब एक रिजल्ट और चाहिए, दूसरी बार अपने कोफिशिएंट क्या ले लिए, वन अपॉन एक्स, वन अपॉन वाई और वन अपॉन जेड। यानी मैंने इनको वन अपॉन एक्स से गुणा किया तो ये एक्स कट गया, वन अपॉन वाई से गुणा किया तो ये कट गया, वन अपॉन जेड से किया तो ये कट गया, फिर इनको ऐड किया मैंने तो सारे कितने हो रहे हैं, जीरो हो रहे हैं। यानी डी एक्स अपॉन एक्स प्लस डी वाई अपॉन वाई प्लस डी जेड अपॉन जेड की वैल्यू कितनी है, जीरो। इंटीग्रेशन करोगे तो इसका हो जाएगा लॉग एक्स लॉग वाई लॉग जेड बराबर सी टू, लॉग सी टू मान लीजिए अपन यहाँ से, लॉग सी टू। अभी आप लॉग की प्रॉपर्टी लगा दोगे, लॉग ए इंटू लॉग बी इंटू लॉग सी, तो किसके बराबर होता है ये, लॉग एक्स लॉग ए प्लस लॉग बी प्लस लॉग सी किसके बराबर होता है, लॉग ए बी सी। तो यहाँ से फिर एंटी लॉग लिया तो एक्स वाई बराबर कितना आ गया, सी टू। एक ये आ गया और एक अपने पास में ये रिजल्ट आ गया, दोनों मिलके अपने को क्या दे देंगे, इस पीडीई का सॉल्यूशन दे देंगे। अब ये तो बात हो गई अपने पास में, जब अपने पास में जेड किसका फंक्शन है, एफ एक्स वाई का, यानी कि दो इंडिपेंडेंट। कई बार क्या होता है अपने पास में यू जो फंक्शन है वो किसका होता है, एक्स का भी होता है, वाई का भी होता है और जेड का भी, यानी कि जो इंडिपेंडेंट वेरिएबल आते हैं वो दो से ज्यादा आ जाते हैं। जब तीन इंडिपेंडेंट वेरिएबल आ जाए तो अपने को सॉल्यूशन करने के लिए भी कितने रिजल्ट चाहिए होंगे, तीन रिजल्ट चाहिए होंगे। उसका भी लाग्रांज ऑक्सिलरी इक्वेशन जो नॉर्मल लिखते हैं वैसे लिखते हैं, डी एक्स अपॉन एक्स डी वाई अपॉन डी वाई। अब एक तीसरा और आ गया कौन सा अपने पास में, डी जेड अपॉन जेड, डी यू अपॉन एक्स वाई जेड। भाई देखो यहाँ पे क्या है, डी यू है, यानी यू का अपन एक्स के रिस्पेक्ट में करें, वाई के रिस्पेक्ट में जेड के, तो यू है वो तो कैसा है, डिपेंडेंट है, और बाकी सारे एक्स वाई जेड कैसे हैं, इंडिपेंडेंट। तो पहले अपन इंडिपेंडेंट के लिख लिए डी एक्स डी वाई डी जेड, और फिर क्या लिख लिया, डिपेंडेंट डी यू। अब पी के गुणा में एक्स था, क्यू के गुणा में वाई था, और जो जेड वाला है उसके गुणा में जेड था, मैंने जेड लिख दिया। बाकी जो ये आ रहा था ये अपने पास में एक्स वाई जेड। अब अपने को तीन चाहिए, तो देखो पहले और दूसरे को काम में लोगे तो अपने पास में क्या आ जाएगा, एक्स अपॉन वाई बराबर सी। फिर दूसरे तीसरे को काम में लोगे तो अपने पास में क्या आ जाएगा, वाई अपॉन जेड बराबर सी टू। अब अपने पास में अगर मैं इनका काम में लेता हूँ तो देखो यहाँ से आप देख रहे होंगे कि डी यू अपॉन एक्स वाई जेड, ये तो वाई से वाई तो कैंसिल हो गया, लेकिन मेरे पास क्या बच गया, जेड बच गया। अब जेड बच गया मेरे पास में, अब तो मैं इसका इंटीग्रेशन मान लो इसका करना चाहता हूँ, और एक्स भी बच गया मेरे पास में। अब एक्स और जेड दोनों ही अपने पास में क्या है, अब यहाँ तो मेरे पास में सिर्फ वाई की टर्म होनी चाहिए या यू की टर्म होनी चाहिए। अब एक्स जेड अपने पास में अलग रह गए तो एक्स जेड की मैं वैल्यू निकालूंगा यहाँ से, एक्स की वैल्यू कितनी आ जाएगी, वाई सी वन, और जेड की वैल्यू कितनी आ जाएगी, वाई अपॉन सी टू। अब ये वैल्यू मैंने यहाँ रख दी तो ये सिर्फ और सिर्फ किस में हो गया, वाई और यू में। अब मैंने दोनों तरफ क्या कर दिया, इसका इंटीग्रेशन कर दिया, इंटीग्रेशन कर दिया तो अपने पास में ये इक्वेशन आ गई। अब फिर मैंने क्या किया, सी वन और सी टू की वापस से वैल्यू रख दी, तो मेरे पास रिजल्ट आ गया ये। तो ये तीनों रिजल्ट जो मिलके हैं अपने पास में पीडी का क्या दे देंगे, सॉल्यूशन, क्योंकि यहाँ पे तीन क्या थे, इंडिपेंडेंट वेरिएबल थे, तो तीन अपने पास में क्या चाहिए, इसके सॉल्यूशन के लिए जरूरत पड़ेगी। ये हो गया डिफरेंट डिफरेंट टाइप के अपने पास में लाग्रांज इक्वेशन के क्वेश्चन जो बन सकते हैं। नेक्स्ट अपने पास में आती है कॉची प्रॉब्लम, कि कई बार आपने क्या देता है अपने पास में आंशिक अवकल समीकरण दे देता है और अपने को समाकलन प्रश्न पूछ लेता है। तो समाकलन प्रश्न पूछता है तब अपने को क्या करना है, सबसे पहले इस पीडी को अपन क्या करेंगे, सोल्व किसकी सहायता से, लाग्रांज इक्वेशन की सहायता से। जो अभी तक करते आ रहे हैं वही काम यहाँ करना है, यानी उससे अपन ने सोल्यूशन निकालना है। तो मैंने इनको सोल्व किया तो मेरे पास में एक तो आ गया एक्स स्क्वायर प्लस वाई बराबर सी वन और वाई जेड बराबर सी टू, ये आ गया। अब अपने पास में जो भी अपने पास में वक्र दिया हुआ है उसका यूज करके अपन क्या करेंगे, सी वन और सी टू में क्या निकालेंगे, रिलेशन। तो देखिए मैंने यहाँ पे किया, तो पहले मैंने x की जगह तो टी स्क्वायर टी रख दिया, तो एक्स स्क्वायर की वैल्यू कितनी होगी, टी स्क्वायर, वाई की वैल्यू पहले से टी स्क्वायर थी,
तो C1 बराबर तो आ गया ये, और ऐसे ही C2 बराबर आ गया ये। अब मेरे को C1 और C2 को दोनों को क्या निकालना, आपस में रिलेशन निकालना है। तो देखो मैं क्या करता हूँ, यहाँ t की पावर 5 है, तो यदि मैं C1 की पावर क्या कर देता हूँ 5, तो इधर 10 कर देता हूँ मान लीजिए। तो अपने पास में क्या किया मैंने, दोनों तरफ 5 कर दिया, तो ये टी स्क्वायर का पावर 5 करेंगे तो टी की पावर 10, 2 की पावर 5 कितना होता है 32, ये आ गया मेरे पास में। अब मेरे को पता है कि टी की पावर 10 का मतलब C2 का स्क्वायर, क्योंकि C2 किसके बराबर है, टी की पावर 5 के। ये आ गया मेरे पास C1 और C2 में रिजल्ट। अब मैं C1 और C2 की वैल्यू इस रिजल्ट में रख दूंगा, यहाँ से C1 की वैल्यू रख दूंगा एक्स स्क्वायर प्लस वाई, और C2 की वैल्यू रख दूंगा वाई जेड। जब ये दोनों वैल्यू मैं यहाँ रखूंगा तो मेरे पास समाकलन प्रश्न अपने को मिल जाएगा। तो ये आपको ध्यान में रखना है, जब भी समाकलन प्रश्न निकालना हो तो वही सेम तरीका है, इसको आप लाग्रांज मेथड से सॉल्व करिए, फिर C1 और C2 में रिलेशन निकालिए किसकी सहायता से, जो भी अपने पास में कर्व अपने को दिया हुआ है, फिर अपने पास में आप C1 और C2 की वैल्यू रख दीजिए, तो आपको आ जाएगा समाकलन प्रश्न। अब मान लीजिए मैं ये क्वेश्चन आपको सिखाना चाह रहा हूँ, तो यहाँ पे मेरे को सिखाने वाली बात इतनी थी। अब देखो ये लाग्रांज इक्वेशन, ये तो मैंने पहले बता दिया आपको कैसे सॉल्व करना है। अब ये चीज़ यहाँ सीखने के लिए है, ये चीज़ पहले से आपको इसमें प्रिपेयर होकर आना चाहिए, कि अब जो पीछे पढ़ाया उसी से आपको सीख लेना चाहिए कि लाग्रांज इक्वेशन को कैसे सॉल्व करना है। अब इस क्वेश्चन में आपको यही सीखना पड़ेगा, नई चीज सीखना चाहते हो तो, कि पहले अपने को C1 C2 में रिजल्ट निकालना है किसकी सहायता से, जो वक्र दिया गया है उसकी सहायता से, फिर C1 और C2 की वैल्यू रख देनी है। इस क्वेश्चन में जो सीखने वाली चीज है वो ये, बाकी चीजें इसमें पीछे की यूज हो रही है। इसी तरीके से आपको हर चैप्टर को पढ़ने की आदत डालनी है, कि जो पीछे की चीज हो रही है वो पीछे के चैप्टर में ही पढ़ी जाए, जिससे आपके जो आगे वाले चैप्टर है वो छोटे होते जाएं, और उनको समझ पाओ आपकी इस चैप्टर की थीम क्या है, इस चैप्टर का काम क्या है। अगर पूरा सिलेबस आप पूरी चीजें यहीं पढ़ना चाहोगे तो वो मिक्स हो जाएगी और बोरिंग लगने लगेगा आपको। नेक्स्ट अपने पास में जो है क्वेश्चन, कि वह पृष्ठ ज्ञात कीजिए जो वक्र कुल के लंबवत काटता हो। अपने को ऐसा दिया हुआ है लंबवत काटता हो, तो अपने को क्या करना है, सबसे पहले तो आपको क्या करना है, फंक्शन बना लेना है इसकी सहायता से, जो भी अपने पास में वक्र कुल दे रखा है उसका अपने को क्या कर लेना है, इसको एक साइड में लेके आपको एक फलन बनाना है, यानी पूरी जो टर्म है उनको एक साइड में ले आओ। ये अपने पास में हो गया जेड एक्स प्लस वाई, जेड इंटू एक्स वाई बटा 3z प्लस वाई बराबर सी। तो ये अपने पास फंक्शन आ गया एफ एक्स वाई जेड। अब इसकी जो ऑक्सिलरी इक्वेशन है वो हो जाएगी dx अपॉन ये dy अपॉन ये dz अपॉन ये, यानी dx के नीचे तो आप पार्शियल डेरिवेटिव लिखोगे x के रिस्पेक्ट में, और dy के नीचे y के रिस्पेक्ट में, और dz के रिस्पेक्ट में z के रिस्पेक्ट में। यानी ये आपको ऑक्सिलरी इक्वेशन सबसे पहले बनानी है। कैसे बनाओगे, कि dx के नीचे तो क्या रखोगे, इस फंक्शन का आप x के रिस्पेक्ट में पार्शियल डेरिवेटिव, और dy के नीचे y के रिस्पेक्ट में, और dz के नीचे z के रिस्पेक्ट में। ये ऑक्सिलरी इक्वेशन आ गई। जो लाग्रांज ऑक्सिलरी इक्वेशन है उनको सोल्व करना आपको आता ही है। वही सेम मैंने इनको क्या करा, पहले इनका अलग अलग करके, जैसे मैंने पहले और दूसरे को काम में लिया तो मेरे पास में ये सॉल्यूशन मिल गया, फिर ऐसे ही मैंने ये दूसरा सॉल्यूशन निकाल लिया। अब ये मेरे पास में दोनों सॉल्यूशन आ गए। अब मेरे को क्या निकालना है, कि जो भी अपने को कर्व दे रखा है, यहाँ पे कर्व क्या दे रखा था, वर्ग दे रखा है एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर बराबर 1 और जेड बराबर 1। तो मैं इस रिजल्ट का क्या करूंगा यहाँ पे यूज, भाई मेरे पास में एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर की वैल्यू 1 दे रखी है, और जेड की वैल्यू भी कितनी दे रखी है 1। तो ये वैल्यू मैंने यहाँ रखी, तो मेरे पास में जो अननोन फंक्शन है फाई एक्स माइनस वाई, इसकी वैल्यू मेरे पास में आ गई -2। अब ये वैल्यू मैं -2 यहाँ पे रख दी, तो मेरे पास में ये इक्वेशन आ गई। ये इसके क्या हो गया, लंबवत पृष्ठ का समीकरण हो गया। तो जब भी आपको ये पूछता है तो क्या करना है, सबसे पहले फलन को आपको पूरे को एक साइड में लेके आना है, फिर इसकी सहायता से ऑक्सिलरी इक्वेशन बनानी है, फिर इनको लाग्रांज मेथड से आपको दो सॉल्यूशन निकालने हैं, और फिर उनके बाद में जो भी आपको सर्किल दिया हुआ है यहाँ पे, या मान लो कुछ और दिया हुआ होता है, उसका यूज करके जो अननोन फंक्शन है अपने पास में ये फाई एक्स माइनस वाई, इसको क्या करना है गायब, और यहाँ से वैल्यू रख दोगे तो ये आपके आ जाएगा, उसको लंबवत काट। अब आप ये ध्यान रखना है कि जो भी मतलब बड़ी वाली समीकरण है उसको किस में रख देना है, आपको उसको इक्वल रख देना है छोटे वाली समीकरण को किसी फंक्शन का मान के, जिससे आप उसको इजीली सोल्व कर पाओ। ये होता है लंबवत प्रश्न निकालने का। ये दोनों क्वेश्चन लगभग अपने एग्जाम में कभी पूछे नहीं जाते ऐसे क्वेश्चन। मैंने तो इसलिए करा दिया क्योंकि आपकी बुक में अलग टाइप का दे रखा था, कल को किसी का दिमाग खराब हो जाए पूछ ही ले तो। बाकी ये क्वेश्चन आपसे कभी नहीं पूछेंगे क्योंकि इतने लेंथी क्वेश्चन हो जाते हैं एग्जाम में, और करने का भी कोई मतलब नहीं है। लेकिन हो सकता है कभी कोई छोटा सा क्वेश्चन बना के आपसे पूछे, तो उनको निकालने का यही तरीका है कि पहले फंक्शन बना लीजिए, फिर ये ऑक्सिलरी इक्वेशन इनको सॉल्व कर लीजिए, और फिर इनके अंदर क्या करिए, जो भी सर्किल या जो भी अपने को रिजल्ट दे रखे हैं, वक्र प्रश्न दे रखे हैं, उनका यूज करके ये अननोन फंक्शन को वैल्यू निकाल के इसमें रख दो, तो आपको उसके लंबवत मिल जाएगा। भाई लंबवत में अपने को ऑक्सिलरी इक्वेशन खुद बनानी पड़ती है, और बाकी जो अपने पास में समाकलन प्रश्न निकालना है उसमें ऑक्सिलरी इक्वेशन को सॉल्व करके फिर जो भी
रिजल्ट दिया हुआ है, C1 C2 में रिजल्ट निकाल लीजिए और फिर C1 C2 की वैल्यू रख दीजिए। तो ये काम है। अब इसमें जो आपने सीखने वाली चीज़ है वो ये है कि लाग्रांज इक्वेशन, ऑक्सिलरी इक्वेशन है, उनका यूज करके उन समीकरण को कैसे सोल्व करते। अब उनको सोल्व करने के अलग अलग जो डिफरेंट टाइप थे मैंने बता दिए। अब ये बाकी जो आपकी होगी वो प्रैक्टिस से होगी कि कहाँ पे कौन सा गुणांक लेना है, कहाँ पे क्या करना है, ये होती है प्रैक्टिस से। बाकी अब एग्जाम में देखो कैसे क्वेश्चन आए हुए हैं, ये आपके ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन करा देते हैं, उनसे आपको थोड़ा ज़्यादा समझ में आएगा। पहला क्वेश्चन z बराबर x प्लस ए वाई प्लस बी अवकल समीकरण प्रदर्शित करता है। ये क्वेश्चन अभी आपने सोल्व किया ही था कि एक बार x के रिस्पेक्ट में एक बार y के रिस्पेक्ट में, फिर ये इनकी वैल्यू इसमें रख दीजिए, z बराबर किसके आ जाएगा, पी क्यू के। दूसरा अपने पास में ये है कि समीकरण ये दे रखी है तो इस आंशिक अवकलन पूछे, तो वही एक बार इसका आंशिक अवकलन किया पी आ गया, दो बार इसका y के रिस्पेक्ट में किया तो q आ गया। तो q किसके बराबर आ गया, 2a² y। अब एक किसके बराबर है, p के, तो a की जगह क्या रख दीजिए, p। तो ये यहाँ से अपने पास में क्या आ जाएगा, q बराबर 2p² इंटू वाई। तो ये इसकी क्या हो गई, आंशिक अवकल समीकरण मिल गई। यानी भाई dz अपॉन dx किसके, a के बराबर था, तो a की जगह मैंने क्या रख दिया, dz अपॉन dx। तो ये अपने पास में क्या आ गया, हाँ। कुल मिला के इसमें से अपने को a गायब करना। दूसरा ये क्वेश्चन दिया हुआ है कि z बराबर ये दिया हुआ है आंशिक अवकल, वही मैंने बताया था कि इसमें क्या किया मैंने, पहले x के रिस्पेक्ट में एक y के रिस्पेक्ट में किया। यहाँ से a अननोन है तो मैंने a की वैल्यू यहाँ से भी निकाल ली और यहाँ से भी निकाल ली। फिर दोनों a की वैल्यू है तो दोनों क्या होनी चाहिए, बराबर। जैसे दोनों को बराबर किया तो जोड़ बाकी करे तो ये इसका क्या आ गया, सोल्यूशन आ गया। नेक्स्ट जो अपना क्वेश्चन है कि अपने पास में इस आंशिक अवकल समीकरण को सोल्व करना है। तो ये देखो आंशिक अवकल समीकरण किस रूप में है, किसका यूज करेंगे अपन, लाग्रांज इक्वेशन का सोल्व करेंगे, क्योंकि ये किसके रूप में है, p इंटू एक्स वाई, q इंटू एक्स वाई का फलन और बराबर एक्स वाई जेड का फलन। तो लाग्रांज ऑक्सिलरी इक्वेशन ली मैंने और फिर मैंने उसमें मल्टीप्लाई ले लिए 1 1 1, क्योंकि देखो सबको जोड़ने पे वैल्यू कितनी हो रही है, 0। एक्स जेड से क्या हो जाएगा, एक्स जेड कैंसिल हो जाएगा, वाई जेड से वाई जेड, एक्स वाई से एक्स वाई, तो क्या हो रहा है, 0। तो यहाँ से x प्लस वाई जेड बराबर कितना आ गया, c1। तो ये इसका क्या हो गया, सॉल्यूशन। अब ये आप ऑप्शन की सहायता से भी देख सकते हो कि मेरे को कौन सी चीज यूज करनी है। अब देखो इसकी सहायता से मल्टीप्लाई हो रही है 1 1 1, इसकी सहायता से हो रहा है 1 माइनस 1 1, इसकी सहायता से 1 1 माइनस 1, इसकी सहायता से 1 माइनस 1 माइनस 1। तो ये आपको इस देखना पड़ेगा कि कौन सी मल्टीप्लाई इसको सेटिस्फाई कर रहे हैं जिससे 0 हो जाए, और उसके बाद में इसको सोल्व कर लो। नेक्स्ट आंशिक अवकल समीकरण है कि ये अपने को दी हुई है, तो वही ये क्वेश्चन देखो भाई बहुत इंपॉर्टेंट है, ये भी अपने फर्स्ट ग्रेड में आया हुआ है। एक्स वाई माइनस वाई क्यू बराबर वाई स्क्वायर माइनस ए। अब मैंने इसको क्या करा, लाग्रांज इक्वेशन का यूज करके इसकी सहायक समीकरण लिख ली। अब पहले दो को सोल्व करोगे तो मेरे पास में क्या आ गया, एक्स वाई बराबर c1। तो ये इसका क्या हो गया, सॉल्यूशन। तो देखो ये वाला था वो भी सेम लाग्रांज इक्वेशन लिख ली, फिर वही मल्टीप्लाई पहले दूसरे को लेके सोल्व किया तो जेड से जेड कैंसिल हो गया, तो ये वाला आ गया मेरे पास, इसका सॉल्यूशन हो गया ये। अब देखिए ये क्वेश्चन p बराबर q बराबर जेड अपॉन ए का व्यापक हल है। अब देखो ये क्वेश्चन है तो आपको किससे करना पड़ेगा, ऑप्शन से करना पड़ेगा। अब देखो आप देख रहे होंगे सब फंक्शन में क्या दे रखे हैं, अब आप x माइनस वाई जेड माइनस एक्स माइनस वाई। अब ऐसे क्वेश्चन को सोल्व करो तो आपको ये ध्यान रखना है कि देखो यहाँ पे क्या दे रखा है, x माइनस वाई दे रखा है, यानी जब आप y के रिस्पेक्ट में पार्शियल डेरिवेटिव करोगे तो चिन्ह किसका आएगा, माइनस का आएगा। तो आपको सबसे पहले कौन सा ऑप्शन उठाना चाहिए, y वाला ही उठाना चाहिए। तो x के जब आप इसका डेरिवेटिव करोगे इसका, तो f डेश x माइनस वाई, फिर x माइनस वाई का y के रिस्पेक्ट में करेंगे कितना आएगा, माइनस का y, जिसे अपन जोड़ने घटाने पे ये क्या हो जाएगा, जी समीकरण बन जाएगी। तो आप मैं बी ऑप्शन को उठाता हूँ, बी ऑप्शन को उठा के देखता हूँ इसका। एक बार मैंने x के रिस्पेक्ट में किया यानी p की वैल्यू निकाल ली, y के रिस्पेक्ट में किया मैंने q की वैल्यू निकाल ली, और p और q को मैं जोड़ता हूँ तो मेरे को क्या मिलता है, z अपॉन a मिलता है। यानी यही इसका क्या होगा, समीकरण का हल होगा। यानी ऐसे क्वेश्चन जब एग्जाम में आते हैं तो आपको किससे जाना चाहिए, ऑप्शन से जाना चाहिए। ऑप्शन से आप ऐसे क्वेश्चन सोल्व कर सकते हो कि आप ऑप्शन उठाया। अब देखो यहाँ से अपने क्या इसका हल है, इसका मतलब इसको सेटिस्फाई करेगा। पी का मतलब क्या होता है, एक बार पार्शियल डेरिवेटिव एक्स के रिस्पेक्ट में होना चाहिए, क्यू का मतलब एक बार वाई के रिस्पेक्ट में, तो इस जेड का मैंने एक बार एक्स के रिस्पेक्ट में एक बार वाई के रिस्पेक्ट में पार्शियल डेरिवेटिव करके इस समीकरण में वैल्यू रखी, तो ये इसको सेटिस्फाई कर रहा था। इसका मतलब ये इसका व्यापक हल है। पार्शियल डेरिवेटिव में ये आप पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशन में ध्यान में रखना है कि जब क्वेश्चन के सॉल्यूशन में कई बार क्या इजी ऑप्शन दिए हुए होते हैं, तो डायरेक्ट आप उसमें इक्वेशन में रख के चेक कर लो कि कौन सा उसको सेटिस्फाई कर रहा है, कौन सा सेटिस्फाई नहीं कर रहा है। अब ये क्वेश्चन आया था तो देखिए वही लाग्रांज मैंने डिफरेंशियल इक्वेशन लिख ली, फिर पहले दूसरे को ले लिया, पहले तीसरे को लिया, तो मेरे पास में ये दो सॉल्यूशन मिल गए।
फिर ये नेक्स्ट क्वेश्चन है, इसका भी वही लाग्रांज इक्वेशन लिख लीजिए। लाग्रांज इक्वेशन मैंने लिख ली, फिर वही इनके अलग अलग कोफिशिएंट ले लिए, एक्स वाई माइनस जेड ले रहा हूँ तो जीरो बन रहा है, तो इसका इंटीग्रेशन कर दिया। एक्स वाई एक्स एक ले रहा हूँ तो भी जीरो बन रहा है, तो यहाँ से आ गया ये एक्स वाई का क्या डिफ्रेंशिएट, और ये किसका है, जेड का। अब मैंने इसका इंटीग्रेशन किया तो ये क्या आ गया, एक्स वाई प्लस जेड बराबर C2। ये दोनों मिलके इसका सॉल्यूशन दे देंगे। नेक्स्ट अपने पास में पीडी आ गई। अब जैसे ये क्वेश्चन एग्जाम में आता है, अब आप इसको देखोगे तो सबसे पहला आपका काम क्या होना चाहिए कि यू वन वाई की वैल्यू कितनी दे रखी है, वाई। इसका मतलब यू में एक्स की जगह तो एक रखना है और वाई की जगह क्या रखना है, एक्स की जगह तो एक रखना है और वाई की जगह क्या रखना है, वाई। तो अपने पास में उसका सॉल्यूशन क्या मिलना चाहिए, वाई। अब आप ऑप्शन से डायरेक्ट सेटिस्फाई करा के देखोगे तो पहले में आप एक्स की जगह एक रखोगे तो वाई आ रहा है, तो इसको सेटिस्फाई कर रहा है। दूसरा सेटिस्फाई नहीं कर रहा, दूसरा कर रहा है, एक्स की जगह एक रखोगे तो दूसरा भी कर रहा है। तीसरा देखोगे, चौथा देखोगे, सेटिस्फाई कर रहा है। अब इसमें आप क्या करोगे, फिर ये सेटिस्फाई कर रहा है तो आपको क्या देखना है, डी यू का एक्स के रिस्पेक्ट में पार्शियल डेरिवेटिव निकालो और वाई के रिस्पेक्ट में। तो आप देखो पहले एक्स के रिस्पेक्ट में करते हैं तो कितना हो जाएगा, माइनस वाई अपॉन एक्स स्क्वायर, तो ये आ गया माइनस वाई अपॉन एक्स। फिर वाई के रिस्पेक्ट में करते हैं तो कितना आ गया, वन अपॉन एक्स, तो प्लस का वाई अपॉन एक्स, माइनस का वाई अपॉन एक्स प्लस का वाई अपॉन एक्स, जीरो। दोनों कंडीशन को सेटिस्फाई कर रहा है, इसका मतलब ये इसका सोल्यूशन हो गया। कुल मिला के बात ये है कि आपको ऑप्शन से भी कई क्वेश्चन चेक करने होते हैं। तो आप देख रहे होंगे कि ऑप्शन ऐसे बनाए हुए थे कि पहला भी इस कंडीशन को तो सेटिस्फाई कर रहा था। अब कई बार क्या होता है कि इस कंडीशन को, एक कंडीशन को ही सेटिस्फाई कराते हो ना, तो तीन ऑप्शन नहीं कर रहे, एक ऑप्शन कर रहे हैं, एक से काम चल जाता है कई बार। अब दोनों, कई बार इसमें देखो ऑप्शन से काम नहीं चल रहा, क्योंकि पहले ये कंडीशन तो ये ऑप्शन भी सेटिस्फाई कर रहा है, ये भी सेटिस्फाई कर रहा है, ये भी सेटिस्फाई कर रहा है, तो आप क्या करोगे, इसके अंदर फिर दूसरी कंडीशन और ऊपर दे रखी है, इसको भी सेटिस्फाई करा के देखोगे तो सिर्फ और सिर्फ ऑप्शन ए दोनों कंडीशन को सेटिस्फाई कर रहा है, यानी इसका ए है वो क्या हो गया, इसका फलन ये हो जाएगा जो इस रिजल्ट को सेटिस्फाई कर रहा है। बाकी वैसे भी आप देखोगे इसका तो ये हो गया एक्स इंटू पी प्लस क्यू इंटू वाई बराबर जीरो। लाग्रांज इक्वेशन की सहायता से करोगे तो डी एक्स अपॉन एक्स बराबर डी वाई अपॉन वाई। जब आप इसका सॉल्यूशन करोगे तो ये आ जाएगा लॉग एक्स बराबर लॉग वाई प्लस लॉग सी, यानी कि एक्स अपॉन वाई बराबर C1। तो वहाँ से भी आप देख सकते हो और यहाँ से भी आप देख सकते हो, फिर C1 की वैल्यू यहाँ से निकाल लोगे इस कंडीशन से। ये अपने पास में इस तरीके से आप सॉल्यूशन कर सकते हो, ऑप्शन से भी कर सकते हो और लाग्रांज कब, जब प्रथम कोटि के अपने पास में रैखिक समीकरण किस रूप में दी हुई हो, P इंटू स्मॉल p प्लस Q इंटू स्मॉल q बराबर R। अब आता है प्रथम कोटि के अरैखिक आंशिक अवकल समीकरण। अब नॉन लीनियर पीडी ऑफ फर्स्ट ऑर्डर, जब नॉन लीनियर पीडी दी हुई है तो उसको कैसे सोल्व करना है, तो आपको चार पिट मेथड ध्यान में रखना है कि जब नॉन लीनियर अपने पास में दी हुई है, भाई जो सहायक समीकरण अपनी सॉल्यूशन हो रही थी किनसे, लाग्रांज से, उनको तो अपन लाग्रांज से करेंगे। जब लाग्रांज से नहीं हो रही हो तो आपको किस पे जाना है, चार पीट पे। ये दो मेथड आपको ध्यान में रखनी। अब चार पीट मेथड के लिए जो ऑक्सिलरी इक्वेशन होती है वो ये आपको ध्यान में रखनी है, ये आपको याद करनी है। इस पे कई बार एग्जाम में क्वेश्चन आया हुआ है, कई बार तो वो आपको ये डायरेक्ट क्वेश्चन में चार पीट ऑक्सिलरी इक्वेशन ही दे देता है। कई बार आपको कोई फंक्शन दिया हुआ था उसके लिए पूछ लेता है कि इसके लिए चार पीट ऑक्सिलरी इक्वेशन बताओ, और कई बार इसका सॉल्यूशन निकालने में उपयोग करते हैं। तो ये आपको ध्यान में रखना है, ये किसके बराबर होती है, डी एक्स अपॉन माइनस एफ पी। एफ पी का मतलब है कि इसका पार्शियल डेरिवेटिव पी के रिस्पेक्ट में, एफ क्यू का मतलब है क्यू के रिस्पेक्ट में पार्शियल डेरिवेटिव, और एफ एक्स का मतलब एक्स के रिस्पेक्ट में पार्शियल डेरिवेटिव, और जेड का मतलब एफ का जेड के रिस्पेक्ट में पार्शियल डेरिवेटिव। तो जो पहले अपन को क्या करना है, सारी टर्म को एक साइड में लेके आना है, तो अपने पास फंक्शन आ जाएगा एक्स वाई जेड और पी क्यू का। अब इस फलन में अपने को क्या लिखना है, इसकी सहायता से एक बार इसका पार्शियल डेरिवेटिव पी के रिस्पेक्ट में वैल्यू निकाल लेंगे, क्यू के रिस्पेक्ट में, एक्स के रिस्पेक्ट में, जेड के रिस्पेक्ट में और वाई, फिर इस समीकरण में आप रख दोगे तो ये आपको मिल जाएगा चार पीट। फिर वही अपने पास में पहले दूसरे को काम में लेके सॉल्यूशन निकाल लीजिए, या पहले तीसरे को लेके काम में निकाल लीजिए, जो भी अपने पास में इजी बन रहा है उनका यूज करके अपन सॉल्यूशन निकाल लेते हैं। पूरे क्वेश्चन में यदि आपको पूरी ऑक्सिलरी इक्वेशन काम में लेके सोल्व करना है तो क्वेश्चन जाता है लंबा। इसलिए ये तो आपको डायरेक्ट एग्जाम में जो क्वेश्चन पूछा जाएगा वो या तो ये डायरेक्ट आपसे ऑक्सिलरी इक्वेशन पूछेगा, या आपको मान लो ये फंक्शन दे दिया उसके लिए आपको चार पीट ऑक्सिलरी इक्वेशन लिखनी है वो पूछ लेगा। ये दो ही क्वेश्चन यहाँ से पूछता है। उसके अलावा जो क्वेश्चन बचता है उसमें अपने पास में डिफरेंट डिफरेंट टाइप के इक्वेशन होते हैं, उनका सॉल्यूशन अपने को ध्यान में रखना है। वो अब आप ज्ञापन देखते हैं कि कैसे कैसे। पहला इक्वेशन कि इक्वेशन कंटेनिंग ओनली पी एंड क्यू,
यानी जो अपने पास में समीकरण है वो सिर्फ P और Q का ही फलन है, यानी उसमें ना तो x की टर्म है, ना y की टर्म है, ना z की टर्म है, सिर्फ और सिर्फ किसकी टर्म है, P और Q की, यानी जो फंक्शन है वो सिर्फ और सिर्फ किसका है, P और Q का फलन है। अब P और Q का फलन है तो यहाँ से देखो fx है वो भी कितना हो जाएगा 0, fy है वो भी कितना हो जाएगा 0, और fz है वो भी कितना हो जाएगा 0, क्योंकि भाई x y z उस फलन में ही नहीं है तो पार्शियल डेरिवेटिव तो 0 आना ही है उनका, तो ये तो हो जाएंगे 0। अब ये 0 जैसे ही आप इस ऑक्सिलरी इक्वेशन में रखोगे तो देखो fx 0 हो गया, z 0 हो गया, तो यानी dp अपॉन 0 dq अपॉन 0, तो जो लांग अपने पास में 4 फीट जो ऑक्सिलरी इक्वेशन है वो क्या हो गई, dp अपॉन 0 बराबर dq अपॉन 0। इसका मतलब p क्या है, कांस्टेंट है, और q भी क्या है, कांस्टेंट। तो अपने पास में p मिल गया कांस्टेंट के बराबर और q भी किसके बराबर हो गया, कांस्टेंट। अब ये p की जगह आप कांस्टेंट रख दीजिए और q की जगह भी क्या रख दीजिए, कांस्टेंट, तो अपने को क्या मिल जाएगा, सॉल्यूशन। जैसे मान लीजिए ये अपने पास में है, क्योंकि जेड है वो किसका फलन है, एक्स और वाई का फलन है, तो जो कंप्लीट डेरिवेटिव होगा जेड का वो किसके में होगा, पहले पार्शियल डेरिवेटिव एक्स के रिस्पेक्ट में करिए चैन रूल से, फिर dx का, फिर y के रिस्पेक्ट में पार्शियल डेरिवेटिव करिए पर dy का। तो यहाँ से अपने पास में अब आपको बताइए ये किसके बराबर है, डी जेड अपॉन पी, ये किसके बराबर है, q, और ये तो अपने पास में क्या हो गए, कॉन्स्टेंट हो गए a और b, ये कॉन्स्टेंट हो गए अपने पास में a और b, क्यों कि जब अपने 4 फीट लिखी तो वहां से अपने पास में p बराबर आ गया a के बराबर और q बराबर आ गया b के, यानी कॉन्स्टेंट के बराबर आ गए, ये मैंने यहाँ पे लिख दिए। अब दोनों तरफ इंटीग्रेशन कर देता हूँ, तो dx का हो गया x, y का हो गया dy का हो गया y प्लस कॉन्स्टेंट, जो अपने पास सॉल्यूशन मिलेगा वो क्या मिलेगा, z बराबर ax प्लस by प्लस c। अब चूंकि जो फलन है वो किसका है, p और q का ही है, यानी p की जगह a रखोगे और b q की जगह b रखोगे तो आपको जो समीकरण मिल जाएगी वो a और b में मिल जाएगी। तो इस समीकरण में आप क्या कर सकते हो, b की वैल्यू निकाल सकते हो किसके पदों में, a के पदों में, यानी b है वो किसका फलन होगा, a का, तो b की जगह क्या लिख दिया मैंने, फाई a। तो जो भी देगा अभी क्वेश्चन करेंगे तो आपको समझ में आ जाएगा। तो जो पहले टाइप की जो डिफरेंशियल इक्वेशन जो सिर्फ और सिर्फ p और q का फलन होता है उसका सॉल्यूशन होता है z बराबर ax प्लस फाई ए वाई प्लस c। अब ये जो फाई a है वो कैसे निकालते हैं कि p की जगह तो क्या रखेंगे a और q की जगह क्या रखेंगे इक्वेशन में b, तो यहाँ से अपन b की वैल्यू निकाल लेंगे किसके पदों में, a में, और वो यहाँ पे अपन रख देंगे। देखो क्वेश्चन की सहायता समझ में आ जाएगा। दूसरी और सबसे इंपॉर्टेंट चीज कि जो इस टाइप के जो क्वेश्चन होते हैं जिनमें सिर्फ p और q के फलन होते हैं उनका जो विचित्र हल है उसका अस्तित्व नहीं होता। विचित्र हल कैसे निकालते हैं, जो सॉल्यूशन अपने को मिल गया उसका अपन क्या करते हैं, एक बार a के रिस्पेक्ट में पार्शियल डेरिवेटिव करते हैं और एक बार c के रिस्पेक्ट में, क्योंकि इसमें कांस्टेंट कितने हैं, a और c है। तो जो सिंगुलर सॉल्यूशन निकालने का तरीका क्या रहता है कि जो कांस्टेंट है उनके रिस्पेक्ट में पार्शियल डेरिवेटिव करिए और इन तीनों समीकरण की सहायता से अपन a और c को क्या कर देते हैं, एलिमिनेट, तो अपने पास में क्या मिल जाता है, सिंगुलर सॉल्यूशन। जब आप इसमें सिंगुलर सॉल्यूशन में आप करने का सोचते हो तो आप देख रहे होंगे कि यहाँ से क्या हो रहा है, जब मैं इस समीकरण का किसके रिस्पेक्ट में करता हूँ, सी के रिस्पेक्ट में, तो सी के रिस्पेक्ट में देखो सी का कितना हो गया, -1, और इधर क्या है 0। क्या -1 और 0 कभी बराबर हो सकते हैं, ये तो कभी संभव ही नहीं है, संभव नहीं है। इसका मतलब इस टाइप के क्वेश्चन का कभी भी सिंगुलर सॉल्यूशन का अस्तित्व नहीं होता है, ये आपको ध्यान में रखना है। जैसे मान लीजिए P और पी क्यू बराबर के है, किसका फलन है, सिर्फ P और Q के हैं, तो अपने का इसका सॉल्यूशन क्या हो जाएगा, P की जगह तो रख दीजिए A और Q की जगह रख दीजिए B, तो क्या आ गया, ए बी बराबर के। अब इसका सॉल्यूशन कितना होता है, z बराबर ए एक्स प्लस बी वाई प्लस सी। अब b की वैल्यू यहाँ से कितनी आ गई, k अपॉन ए, बी की वैल्यू कितनी आ गई, k अपॉन ए, बी की वैल्यू k अपॉन ए लिख दी मैंने, तो अपने पास में ये सॉल्यूशन इसका मिल गया। अब यहाँ भी आप देख रहे होंगे p और q सिर्फ किसका फलन है, पी क्यू का फलन है ये, तो मेरे पास इसका सॉल्यूशन हो जाएगा z बराबर ए एक्स प्लस बी वाई प्लस सी। अब a की जगह मैं p की जगह a रखूंगा और q की जगह b, तो यहाँ से b स्क्वायर कितना आ गया, a स्क्वायर, यहाँ से b की वैल्यू कितनी आ गई, ए स्क्वायर -1 का अंडर रूट, तो वो b की वैल्यू मैंने यहाँ रख दी, तो ये इसका क्या हो गया, सॉल्यूशन। अब आता है दूसरा टाइप इसी का कि जो कुछ इक्वेशन क्या होती है, इक्वेशन रिड्यूसिबल टू टाइप 1, यानी उसको अपन रिड्यूस कर सकते हैं टाइप 1 में कुछ समीकरण। ये इस चैप्टर का सबसे इंपॉर्टेंट एग्जाम्पल है, ये आपको ध्यान में रखना है कि इस चैप्टर में सबसे इंपॉर्टेंट एग्जाम्पल ये है। तो कई जो जैसे क्वेश्चन दी हुई है, तो ये देखो एक्स वाई जेड में है, तो ये उस फॉर्म की तो नहीं है सिर्फ पी और क्यू की, लेकिन इसको किस में चेंज किया जा सकता है, इस फॉर्म में चेंज किया जा सकता है। कैसे किया जा सकता है, जेड स्क्वायर से अपन क्या कर देंगे, पूरी इक्वेशन को डिवाइड कर देंगे, तो ये हो गया एक्स का अपॉन जेड इसका स्क्वायर प्लस इसका। अब इसमें क्या करते हैं अपन, स्मॉल एक्स है उसको अपन लिख देते हैं लॉग एक्स बराबर कैपिटल एक्स, लॉग वाई बराबर कैपिटल वाई, और लॉग जेड बराबर कैपिटल जेड। तो अपने पास में ये आ जाता है, इनको सोल्व करेंगे तो ये आ जाएंगे।
और ये जब इसमें रखोगे तो ये जो अपने पास में इक्वेशन बन गई वो किस रूप में बन गई, पी स्क्वायर प्लस क्यू स्क्वायर बराबर 1, यानी इस फॉर्म की इक्वेशन बन गई। अब ये किसका फलन है, सिर्फ और सिर्फ पी और क्यू का, पी और क्यू का है। तो फिर इसका सोल्यूशन कितना हो जाएगा, जेड बराबर ए एक्स प्लस बी वाई प्लस सी। तो ये अपने पास में यहाँ अपन ए और बी रखेंगे तो यहाँ से बी की वैल्यू आ गई, तो इसका सोल्यूशन ये हो गया। अब क्योंकि अपन ने जेड को तो क्या माना था, लॉग जेड, अब जो समीकरण तो वही स्मॉल में दी हुई थी ना, ये कैपिटल जेड और कैपिटल एक्स और ये तो अपन ने माने थे, तो अब वैल्यू रखनी पड़ेगी, ये वैल्यू रखेंगे तो इसका सोल्यूशन आ जाएगा ये सोल्यूशन आपको याद करना है, क्योंकि इतना बड़ा क्वेश्चन एग्जाम में सोल्व करोगे तो टाइम लगेगा, ये आपको याद रखना है। क्यों रखना है, ये देखो आपको आगे क्वेश्चन आएंगे ना, वहां पता चल जाएगा कि कितनी बार यहाँ से क्वेश्चन आया हुआ है, ये आपको ध्यान में रखना है। तो दूसरा टाइप ये हो गया कि कुछ इक्वेशन को अपन रिड्यूस कर सकते हैं। तो मेरा मानना तो यही है कि जो रिड्यूस वाले इक्वेशन आते हैं तो वो क्वेश्चन थोड़े लंबे होते हैं, लेंथी होते हैं। तो ऐसे क्वेश्चन यदि ऑप्शन ऐसे खराब ऑप्शन आते हैं, जैसे ऑप्शन भी खराब ही है इसका, तो एक बार स्किप कर दें इसको, क्योंकि ऐसे क्वेश्चन को सोल्व करने में टाइम लगता है। ऑप्शन इजी होते हैं तब तो अपन क्या करते हैं, डायरेक्ट पी और क्यू की वैल्यू यहाँ पे रख देते हैं, भाई पी स्क्वायर की वैल्यू यानी पी का एक बार निकाल लेते हैं, क्यू की वैल्यू जो इसको सेटिस्फाई कर रहा था वो इसका क्या हो जाता सॉल्यूशन। लेकिन ये तो इक्वेशन इतनी बड़ी है, इसका यदि अपन पी के रिस्पेक्ट में पार्शियल डेरिवेटिव करेंगे, क्यू के करेंगे, वैल्यू निकाल के वहां रखेंगे तो और लेंथी हो जाएगा। तो ऐसे क्वेश्चन एग्जाम में या तो स्किप करो या इसको आप याद रखो। तो ये है अपने दूसरा टाइप, यहाँ से क्वेश्चन अभी तक ये वाला क्वेश्चन ही आया हुआ है, बाकी कभी भी एग्जाम में ऐसे क्वेश्चन नहीं आते। कमी टाइप में नॉर्मल इजी इजी क्वेश्चन आते हैं, सीधे सीधे आप सोल्व कर लोगे, तो ज़्यादा डरने वाली नहीं है। अभी लास्ट में क्वेश्चन करोगे तो देख, अभी आपको कुछ क्वेश्चन करवाए भी थे तो वहाँ से आपको पता भी चला होगा कि कैसे क्वेश्चन आए हुए हैं एग्जाम में। अब नेक्स्ट जो अपने पास में आता है वो क्वेश्चन है कि क्लोरेट फॉर्म, यानी जो पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशन की जो क्लोरेट फॉर्म होती है वो किसके रूप में होती है, जेड बराबर पी एक्स प्लस क्यू वाई प्लस एफ, यानी जो फंक्शन है किसका, पी और क्यू का। तो अपन यहाँ से देखो जो फंक्शन आ गया, और फिर इसमें वही चार पीट मेथड लगाएंगे। तो चार पीट मेथड में देखो यहाँ से कितना आ गया, एफ जेड बराबर 1 आ गया, एफ एक्स बराबर माइनस पी आ गया, यानी इस इक्वेशन का आप पार्शियल डेरिवेटिव करिए जेड के रिस्पेक्ट में। अब जेड इसमें है ही नहीं, है क्या, ये रहा, इसका जेड के रिस्पेक्ट में पार्शियल डेरिवेटिव करेंगे तो 1 आएगा। अब एक्स के रिस्पेक्ट में इसका पार्शियल डेरिवेटिव करेंगे तो ये टर्म भी एक्स की नहीं है, ये भी नहीं है, ये भी नहीं, किसका आएगा, माइनस पी आएगा। वाई के रिस्पेक्ट में पार्शियल डेरिवेटिव माइनस क्यू के बराबर आएगा। अब वो इक्वेशन में यहाँ पे वैल्यू रखेंगे अपन डीपी अपॉन, तो डीपी की वैल्यू कितनी होती है, डीपी के नीचे क्या होता है, एफ एक्स प्लस पी एफ जेड, ये वैल्यू रखेंगे तो कितना हो जाएगा 0। और डी क्यू के नीचे कितना आता है, एफ वाई प्लस क्यू एफ जेड, जब ये वैल्यू रखेंगे यहाँ तो ये वैल्यू कितनी हो जाएगी 0, क्योंकि एफ वाई की वैल्यू कितनी है माइनस क्यू, एफ जेड की वैल्यू 1 है, तो माइनस क्यू प्लस क्यू कितना हो गया 0। तो यानी यहाँ से भी पी अपने पास में क्या आ गया, ए के बराबर, और क्यू किसके बराबर आ गया, बी के बराबर। यानी इस समीकरण जब क्लोरेट फॉर्म की हो तो डायरेक्ट अपन क्या कर सकते हैं, पी की जगह ए रख देंगे, क्यू की जगह बी रख देंगे, तो अपने को उनका क्या मिल जाएगा, सॉल्यूशन मिल जाएगा। तो इसमें आपको डायरेक्ट ही क्या करना होता है, पी की जगह कांस्टेंट रख दीजिए ए, और क्यू की जगह रख दीजिए बी। यदि कोई भी इक्वेशन इस टाइप की इक्वेशन है तो आप डायरेक्ट क्या कर सकते हो, कांस्टेंट रख के उसका सॉल्यूशन निकाल सकते हो। जैसे मान लीजिए अपने पास में, और जो भी सिंगुलर सॉल्यूशन इसका निकालते हैं तरीका क्या होता है, वही कि एक बार इसका ए के रिस्पेक्ट में पार्शियल डेरिवेटिव करिए, एक बार बी के रिस्पेक्ट में, फिर यहाँ से इन तीनों इक्वेशन की सहायता से ए और बी को क्या कर दीजिए, एलिमिनेट कर दीजिए। अब है जेड बराबर पी एक्स प्लस क्यू वाई प्लस पी क्यू, तो एक इसकी क्लोरेट फॉर्म में है, देखो पी एक्स प्लस क्यू वाई प्लस एफ है पी क्यू, तो इसका सोल्यूशन कितना हो जाएगा, जेड बराबर ए एक्स प्लस बी वाई प्लस पी क्यू। कितना ईजी है देखो। इसी तरीके से ये दूसरा अपना एग्जाम्पल है, ये भी किसके फॉर्म में है, पी एक्स प्लस क्यू वाई प्लस एफ पी क्यू के फॉर्म में है, तो यहाँ पे डायरेक्ट क्या रख दीजिए, पी की जगह ए और क्यू की जगह बी रख दीजिए। तीसरी इक्वेशन आती है कि जो तीसरा जो टाइप होता है क्वेश्चन का, कि इक्वेशन कंटेनिंग ओनली जेड पी और क्यू, यानी सिर्फ और सिर्फ क्या हो, पी हो क्यू हो और जेड हो। अभी तक दो टाइप पढ़े हैं, एक तो क्लोरेट फॉर्म और एक पढ़ा था सिर्फ और सिर्फ पी क्यू का। अब ये कह रहा है कि यदि फंक्शन में क्या हो, पी का हो, क्यू का हो और जेड का हो, एक्स और वाई वाली टर्म ना हो। एक्स और वाई वाली टर्म नहीं है तो एफ एक्स का एक्स के रिस्पेक्ट में पार्शियल डेरिवेटिव 0, वाई के रिस्पेक्ट में पार्शियल डेरिवेटिव 0। तो अपने पास में ये आ गया dp बराबर आ गया पी एफ जेड बराबर dp अब dq, ये dq भी है, dq बराबर आ गया q एफ जेड। अब इनको सॉल्यूशन करोगे तो यहाँ से देखो दोनों तरफ इंटीग्रेशन कर दिया, एफ जेड से एफ जेड कैंसिल हो गया, तो q बराबर किसके आ गया, ए पी के। q किसके बराबर आ गया, ए पी के। ए क्या है यहाँ पे, कोई कांस्टेंट, ए क्या है, कांस्टेंट। यानी इस इक्वेशन को सोल्व करने का डी जेड बराबर कितना होता है, पी डी एक्स प्लस क्यू डी वाई। तो अब अपने पास में क्यू की जगह कितना लिख देंगे, ए पी। अभी आप ए पी लिख देंगे तो ये किसके बराबर हो गया, पी इंटू डी एक्स प्लस ए वाई।
अब इस x प्लस वाई को अपने को क्या मानना है, u के बराबर मान लेंगे। तो अपने पास में जो dz है वो किसके बराबर हो जाएगा, p इंटू डी यू के बराबर हो जाएगा। ये आपको डायरेक्ट ध्यान में रखना है कि जब इस टाइप के इक्वेशन होते हैं उनमें q बराबर होता है AP के और u ऊपर मान लेते हैं x प्लस ए वाई, तो dz किसके बराबर हो जाएगा, p इंटू डी यू। अब इसके क्वेश्चन कैसे सोल्व करते हैं वो भी आपको बताते हैं। देखो पी स्क्वायर क्यूब प्लस क्यू क्यूब बराबर 27z, तो ये सिर्फ और सिर्फ फलन किसका है, फलन f p का है, q का है और z का है। तो अपन क्या करेंगे, p बराबर क्या रख देंगे, q बराबर क्या रख देंगे pa, और u बराबर क्या रख देंगे x प्लस ए वाई। तो अपने पास में p बराबर किसके हो गया, dz अपॉन डी यू, q किसके बराबर हो गया, a dz अपॉन डी यू। अब ये दोनों वैल्यू यहाँ पे समीकरण में रख देते हैं। जैसे ही समीकरण में रखेंगे तो ये सिर्फ और सिर्फ किसकी इक्वेशन हो गई, z और u की। अब z और u की हो गई तो उनको आप इंटीग्रेशन करके सॉल्व कर सकते हो। तो मैंने यहाँ से dz अपॉन डी यू की वैल्यू निकाल ली, तो ये आ गई मेरे पास में डी यू अपॉन डी जेड। अब u वाले टर्म एक तरफ ले लीजिए और z वाले एक तरफ और इंटीग्रेशन कर दीजिए। अब इंटीग्रेशन सॉल्व किया मैंने तो मेरे पास में इसका सॉल्यूशन आ गया ये। इसको आगे सिंप्लीफाई करेंगे तो इसका सॉल्यूशन आ जाएगा ये मेरे पास में थर्ड टाइप है। थर्ड टाइप में अपने को क्या करना होता है कि सबसे पहले अपन क्या करते हैं कि p की जगह क्या रख देते हैं, डेल डी जेड अपॉन डी यू, और q की जगह क्या लिख देते हैं, a डी जेड अपॉन डी यू। तो ये अपने मैंने लिख दी यहाँ पे, और u बराबर किसके होता है, x प्लस ए वाई की। फिर यहाँ से अपन क्या करेंगे, इस इक्वेशन में डी जेड अपॉन डी यू में निकाल लेंगे, फिर z वाले एक तरफ ले लेंगे और u वाले एक तरफ, और क्या कर देंगे इंटीग्रेशन, और फिर अपने पास में लास्ट में u की वैल्यू क्या रख देंगे, x प्लस ए वाई। तो अपने को क्या मिल जाएगा, सॉल्यूशन। ये अपना नेक्स्ट टाइप है, ये थोड़ा सा लेंदी है तो ध्यान में रखें। नेक्स्ट जो अपने पास में टाइप आता है कि इक्वेशन इस टाइप में बन जाए कि x और p वाली टर्म है वो तो एक तरफ आ जाए और y और q वाली एक तरफ आ जाए। अब इसको क्वेश्चन से समझते हैं कि ऐसे क्वेश्चन कैसे सोल्व करने होते हैं। जैसे मान लीजिए ये अपने पास में क्वेश्चन है, तो आप देख रहे होंगे 1 प्लस वाई को मैं इधर डिवाइड कर देता हूँ और 1 प्लस एक्स को मैं इधर डिवाइड कर देता हूँ। तो जो एक साइड में तो अपने पास सिर्फ और सिर्फ फलन बचेगा पी एक्स का, और एक साइड में बचेगा वाई और क्यू का। जब इस टाइप का बन जाए तो अपन क्या करते हैं, दोनों को किसके बराबर मान लेंगे, अलग कॉन्स्टेंट के बराबर मान लेते हैं दोनों को। भाई जो x वाली और p वाली टर्म है उनको इसी कॉन्स्टेंट के बराबर मान लेंगे, और y वाली और q वाली है उनको भी एक कॉन्स्टेंट के बराबर मान लेंगे। फिर यहाँ से अपने पास में वैल्यू आ जाएगी p और q की। जब p और q की वैल्यू आ जाएगी तो dz बराबर किसका होता है, p dx प्लस q dy। अब यहाँ से वैल्यू रख देंगे, वैल्यू रख के इंटीग्रेशन कर लेंगे तो अपने को सॉल्यूशन मिल जाएगा। ये होती है अपने नेक्स्ट टाइप। उसमें क्या होता है, यानी पी एक्स वाली एक तरफ आ जाए और क्यू एक्स वाली एक तरफ आ जाए, और तो अपन क्या करते हैं, दोनों को किसी कॉन्स्टेंट के बराबर मान के वहां से अपने पास वैल्यू आ जाती है पी और क्यू की, और वो अपन इसमें रख देंगे और इनको सॉल्व कर लेंगे। ये होता है तरीका। अब इसके अलावा जो भी मेथड बच गए, मतलब जो भी क्वेश्चन बच गए, उनको अपन को जनरल 4 पीट मेथड से सॉल्यूशन करना होता है, और बहुत ही लंबा मेथड हो जाता है। तो फिर उनमें वही 4 पीट मेथड लगाइए, फिर उनको सॉल्यूशन करिए। जैसे ये क्वेश्चन दिया हुआ है तो मैंने इसमें 4 पीट मेथड लगा दिया। 4 पीट मेथड लगा के मैंने बाद में क्या किया कि पी स्क्वायर डी एक्स प्लस 2px डी बराबर इसके हो गया। यानी इसको मैंने जो इक्वेशन है इनको काम में लिया, कौन कौन सी को, x और p वाली को और y और q वाली को। तो ये मेरे पास में इक्वेशन आ गई। अब दोनों तरफ मैं इंटीग्रेशन कर देता हूँ, इंटीग्रेशन सॉल्व करता हूँ, तो ये मेरे पास में पहला चीज आ गई। अब इस चीज को मैं क्या करूँगा, यहाँ से p की वैल्यू या q की वैल्यू जो किस में रख दूंगा, समीकरण में रख दूंगा। p की वैल्यू निकालूंगा और समीकरण में रख के यहाँ से वैल्यू आ जाएगी q की, और यहाँ से ये q की वैल्यू मैं यहाँ रखूंगा तो वैल्यू आ जाएगी p की। q और p की वैल्यू मेरे पास आ गई, तो फिर तो सॉल्व करने का तरीका अपन जानते ही है कि dz बराबर कितना होता है, p dx प्लस q dy। अब इसका क्या कर देंगे फिर इंटीग्रेशन, और तो अपने पास में ये सॉल्यूशन मिल जाएगा। अब आप देख रहे होंगे कि ये बहुत लंबा मेथड हो रहा है, तो एग्जाम में ऐसा क्वेश्चन आता है तो अपने को सॉल्व नहीं करना है। बहुत लंबा मेथड जा रहा है तो अपने को एग्जाम में डायरेक्ट क्या पूछता है, या तो ये ऑक्सिलरी इक्वेशन पूछता है, या अपने पास में जो भी दिया हुआ होगा कि ऑक्सिलरी इक्वेशन में क्या करेगा, ये वैल्यू रख के ये वाला पार्ट पूछ लेगा। बस इससे ज़्यादा क्वेश्चन नहीं पूछेगा। इससे आगे जाता है तो फिर कैलकुलेशन बढ़ती है, और एग्जाम में ऐसे इतने कैलकुलेशन वाले क्वेश्चन नहीं होते हैं। फिर आपको डायरेक्ट ऑप्शन से जाना है, और ऑप्शन से भी सिंपल नहीं है तो फिर आपको उस क्वेश्चन को स्किप कर देना है। ये आपको ध्यान में रखना है। अब अपन कुछ क्वेश्चन करते हैं जिनसे आपको और अच्छे से क्लियर हो कि अपने को ये देखो p प्लस क्यू बराबर 1 पी डी का पूर्ण हल पूछा है। तो देखिए सिर्फ और सिर्फ पी क्यू का है, तो अपन क्या करेंगे, p की जगह a रख देंगे, q की जगह b, तो इसका सॉल्यूशन मिल जाएगा a प्लस बी बराबर a। इसका सॉल्यूशन किसके बराबर होता है, z बराबर ए एक्स प्लस बी वाई प्लस सी। अब b की वैल्यू यहाँ से कितनी आ गई, 1 माइनस a, मैंने लिख दी, तो ऑप्शन आ गया सी। ऐसे देखो पी क्यू बराबर है अपने पास में k, पी स्क्वायर प्लस क्यू स्क्वायर बराबर 1, पी स्क्वायर माइनस क्यू स्क्वायर बराबर 1।
सभी के सॉल्यूशन अपने पास पी और क्यू के प्लेन है, तो सॉल्यूशन क्या होगा, जेड बराबर ए एक्स प्लस बी वाई प्लस सी। अब पहले से जो अपने पास में बी की वैल्यू आएगी के अपॉन ए, दूसरे से वैल्यू आएगी बी बराबर 1 माइनस ए स्क्वायर, तीसरे से वैल्यू आएगी बी की 1 प्लस ए स्क्वायर। अब ये तीनों वैल्यू यहाँ रखेंगे तो अपने पास पहले का सॉल्यूशन मिल जाएगा, दूसरे का मिल जाएगा, तीसरे का। तो जब सिर्फ पी क्यू का फॉर्म होता है तो क्या करना होता है, पी की जगह ए रखिए, क्यू की जगह बी, फिर यहाँ से बी की वैल्यू निकाल के जेड बराबर ए एक्स प्लस बी वाई प्लस सी में रख दीजिए। कितना सिंपल सा काम है। ये क्वेश्चन अभी आपको करवाया था, पी स्क्वायर एक्स स्क्वायर प्लस क्यू स्क्वायर वाई स्क्वायर बराबर जेड स्क्वायर। इसको अपन रिड्यूस कर सकते हैं किसमें, पी और क्यू वाले फॉर्म में। बताया था कैसे करना है, और मैंने ये भी बताया था ये क्वेश्चन का आंसर याद रखना। देखो यहाँ पे दूसरे टाइप का क्वेश्चन आंसर, क्योंकि इस क्वेश्चन का आंसर क्या था, अपन ने जब सॉल्यूशन किया था तो अपने को मिला था log z बराबर ये। अब देखो ये सारे log के टर्म में है, तो मैंने क्या कर दिया, log z बराबर ये हो गया log, यहाँ प्रॉपर्टी लगा दी मल्टीप्लाई वाली, फिर एंटी लॉग ले लिया तो z बराबर किसके आ गया ये। तो एक बार आपको एग्जाम में ये क्वेश्चन आया हुआ है, और एक बार 2013 फर्स्ट ग्रेड में आया तो उसमें इसका सॉल्यूशन दे रखा है z बराबर ये। उसमें अपन ने क्या माना, इस समीकरण में क्या किया मैंने, a बराबर लिख दिया कोस अल्फा, a बराबर कोस अल्फा रखूंगा तो ये आ गया log z बराबर कोस अल्फा इंटू log x प्लस साइन अल्फा इंटू log y। फिर log की प्रॉपर्टी लगा दी कि log a log b किसके बराबर होता है, log b की पावर a। फिर वही मल्टीप्लाई वाली प्रॉपर्टी लगा दी, दोनों तरफ एंटी लॉग लिया तो z बराबर आ गया ये। तो एक बार तो आया हुआ है ये वाला क्वेश्चन, एक बार आया हुआ है ये क्वेश्चन, और ये आपको ध्यान में रखना है। इसीलिए मैंने कहा था ये क्वेश्चन बड़ा इंपॉर्टेंट है। इसके 3 टाइप के आंसर हैं, ये भी आंसर हो सकता है, ये भी हो सकता है, ये भी, तीनों एक ही टाइप के हैं। ये दोनों को लोग की थोड़ा सा अपन सोल्व करते हैं तो ये आ जाता है, और इसको सोल्व करते हैं। ये शायद एपी में आया हुआ है और ये अपने पास में फर्स्ट ग्रेड में आया हुआ है। तो इस क्वेश्चन का थोड़ा सा आंसर आपको याद रखना है। सॉल्यूशन कैसे करते हैं मैंने बता ही दिया, इसको रिड्यूस कर सकते हैं फर्स्ट फॉर्म में, और कैसे करते हैं वो अभी थोड़ी देर पहले आपको बताया है। दूसरा क्वेश्चन आता है कि ये इसका व्यापक हल है। तो देखिए ये अपन कई बार क्या करते हैं, पी और क्यू को अपन को डी जेड अपॉन डी वाई इनके रूप में लिखते हैं। अब डी जेड अपॉन डी वाई किसके बराबर होता है, क्यू के, तो मैंने लिख दिया क्यू के। और डी जेड अपॉन डी एक्स किसके होता है, पी के। अब देखो सिर्फ क्यू, पी और क्यू का है तो इसका सोल्यूशन कैसे होगा, क्यू बराबर बी रख दीजिए, पी बराबर ए, तो बी बराबर कितना आ गया 3a स्क्वायर। बस ये वैल्यू जेड बराबर ए एक्स प्लस बी वाई प्लस सी में बी की वैल्यू 3a स्क्वायर रख देंगे, सोल्यूशन आ गया ये। कितना हल, कितना मतलब एकदम नॉर्मल कम टाइम में सोल्यूशन हो रहा है। ऐसे ही देखो जेड बराबर पी एक्स प्लस ये, इसका विचित्र हल पूछा है। तो देखिए आप ध्यान में रखो ये कौन सी फॉर्म है, क्लोरेट फॉर्म है। इसका सॉल्यूशन कैसे मिलेगा, जेड बराबर ए एक्स प्लस बी वाई प्लस ए बी सी मिलेगा। अब विचित्र हल निकालना है यानी सिंगुलर सॉल्यूशन। विचित्र हल का मतलब सिंगुलर सॉल्यूशन, विचित्र हल का मतलब सिंगुलर सॉल्यूशन। तो कैसे निकालते हैं कि एक तो अपने पास में ये फलन दिया हुआ होता है, एक बार इसका ए के रिस्पेक्ट में करते हैं पार्शियल डेरिवेटिव, एक बार बी के रिस्पेक्ट में, और फिर अपन यहाँ से किसको वैल्यू निकाल लेते हैं, ए और बी की वैल्यू इसमें समीकरण में रख देते हैं, और ए और बी को हटा देंगे तो अपने को क्या मिल जाता है, विचित्र हल या सिंगुलर सॉल्यूशन मिल जाता है। अब इस इक्वेशन में आपने क्या किया, यहाँ से पार्शियल डेरिवेटिव ए के रिस्पेक्ट में किया, बी के रिस्पेक्ट में, तो बी बराबर तो किसके आ गया माइनस एक्स, और ए बराबर किसके आ गया माइनस वाई के, क्योंकि जेड का पार्शियल अपन ए के रिस्पेक्ट में पार्शियल डेरिवेटिव करेंगे 0 आएगा, फिर ए एक्स का करेंगे तो कितना आएगा 1, यानी एक्स आएगा। ए एक्स का करेंगे तो ए का तो 1 आएगा, लेकिन गुणा में एक्स है तो एक्स आ गया। फिर ए बी का करेंगे तो कितना आ जाएगा बी, ये एक्स प्लस बी बराबर 0, यानी बी की वैल्यू किसके बराबर आ गई माइनस एक्स के, और ए की वैल्यू किसके आ गई माइनस वाई के। ये वैल्यू मैंने किस में रख दी, यहाँ पे रख दी, जेड बराबर ए एक्स प्लस बी वाई प्लस ए बी में, तो जेड बराबर माइनस एक्स वाई, इसका क्या आ गया विचित्र हल, सिंगुलर सॉल्यूशन। तो ऐसे सिंगुलर सॉल्यूशन आप निकाल सकते हो, और सिंगुलर सॉल्यूशन में लगभग आपको 4 पीट वाली ही देगा, क्योंकि क्वेश्चन को उसको सोल्व करवाना है तो ज़्यादा टाइम नहीं लगना चाहिए। 4 पीट में आप डायरेक्ट जानते ही हो, जैसे ये वाला क्वेश्चन दिया हुआ हो तो ये भी क्या है, डायरेक्ट 4 पीट मेथड से आप बता, सॉरी क्लोरेट से बता सकते हो। डायरेक्ट क्लोरेट, ये क्लोरेट इक्वेशन है तो पी की जगह ए रख दीजिए, क्यू की जगह बी। ये भी क्लोरेट इक्वेशन है तो यहाँ पे क्या रख दीजिए, ए की जगह पी की जगह ए रख दीजिए, और क्यू की जगह बी, सॉल्यूशन मिल जाएगा। इसका सॉल्यूशन ये, इसका ये। अब अपने को दे रखा है पी डी क्यू बराबर एक्स वाई बराबर पी स्क्वायर। तो देखो आप इसको क्या कर सकते हो, रिड्यूस कर सकते हो किसमें, एफ एक्स पी बराबर एफ एक्स क्यू, यानी एक्स वाली टर्म एक साइड कर लो, वाई साइड, वाई और क्यू वाली एक साइड में, और फिर उनको अलग अलग कांस्टेंट के बराबर मान लो। तो देखो क्यू अपॉन वाई, क्यू अपॉन वाई इसको भी मैंने किसके बराबर मान लिया ए के, और एक्स इंटू पी स्क्वायर इसको भी किसके रूप में मान लिया ए। अब देखो ये आ गया, तो यहाँ से मैंने पी और क्यू की वैल्यू निकाल ली, ये मेरे पास क्यू की वैल्यू आ गई, ये पी की वैल्यू आ गई। अब अपन जानते ही हैं कि डी जेड बराबर कितना होता है, पी डी एक्स प्लस क्यू डी वाई। अब ये पी और क्यू की वैल्यू मैंने रख दी और इंटीग्रेशन कर दिया तो सॉल्यूशन मिल गया ये। इस टाइप के क्वेश्चन ऐसे सोल्व करने होते हैं। नेक्स्ट जो क्वेश्चन है देखो यहाँ पे
ये और ये दिया हुआ है, तो इसमें भी देखो आप पी वाले टर्म पी और एक्स वाले एक तरफ कर सकते हो और क्यू और वाई वाले एक तरफ कर सकते हो। फिर इसको किसी कांस्टेंट के बराबर मान लेंगे। फिर यहाँ से पी की वैल्यू आ गई, क्यू की वैल्यू आ गई, वो किसमें रख दी, डी जेड बराबर ए एक्स डी एक्स प्लस क्यू की वैल्यू हो गई वाई अपॉन ए इंटू डी वाई। फिर इसका इंटीग्रेशन कर दीजिए, तो ये सॉल्यूशन इसका मिल जाएगा। कितना सिंपल है देखो। बस वही 4 टाइप के क्वेश्चन है जो बार बार इधर उधर घूम रहे हैं। ये भी देखो, इसमें अपन पी और एक्स वाली एक तरफ रख सकते हैं, क्यू और वाई वाली एक तरफ, फिर उनको किसी कांस्टेंट के बराबर मान लेंगे। फिर यहाँ से पी की वैल्यू निकाल लिया, यहाँ से क्यू की, फिर डी जेड के अंदर रख दी, पी और क्यू की इंटीग्रेशन कर दिया, ये सॉल्यूशन मिल गया। वही काम बार बार करना। यहाँ भी आप देख रहे हो कि इस क्वेश्चन में भी पी और क्यू, पी एक्स वाली एक तरफ कर ली, क्यू वाई वाली एक तरफ कर ली, वही पी की वैल्यू निकाल के यहाँ पे डी जेड में रख दी और इंटीग्रेशन कर दिया, तो ये सॉल्यूशन मिल गया। ये बार बार ऐसे क्वेश्चन एग्जाम में आते रहते हैं। इसमें भी आप देख रहे होंगे पी एक्स वाले एक तरफ हो जाएंगे, क्यू एक्स वाले एक तरफ, फिर उनको एक के बराबर मान के पी और क्यू की वैल्यू निकाल ली और पी और क्यू की वैल्यू यहाँ पे रख के डायरेक्ट मैंने क्या कर दिया, इंटीग्रेशन, तो ये सॉल्यूशन। तो इस तरीके से आप क्वेश्चन सॉल्व कर सकते हो। मैं यहाँ पे मैंने रख दी और फिर इसका समाकलन कर दिया, तो ये सॉल्यूशन मिल गया। अब ये क्वेश्चन देखो, निम्न पीडीई का पूर्ण समाकलन है। अब देखिए ये आपको इक्वेशन दी हुई है। अभी ये इक्वेशन में आप देखोगे ध्यान से, तो आप देखो ये जेड बराबर इधर, जेड को इस साइड में ले आओ, फिर ये पी स्क्वायर क्यू स्क्वायर का पूरी इक्वेशन में भाग दोगे तो ये किसमें चेंज हो जाएगा, क्लोरेट में। अब क्लोरेट का सॉल्यूशन कैसे निकालते हैं, पी की जगह ए और क्यू की जगह बी, तो ये इसका सॉल्यूशन कितना इजी है। अब ये आपको देखो ध्यान में रखना, ये इक्वेशन देखने में क्लोरेट फॉर्म की नहीं लग रही, लेकिन जब आप ये जेड वाले टर्म को राइट साइड में ले जाके पी स्क्वायर क्यू स्क्वायर का पूरी इक्वेशन में भाग दोगे तो ये कैसा बन जाएगा, क्लोरेट। अब ये थोड़ा बहुत आपको क्या करना, एनालिसिस करना सीखना पड़ेगा। अब देखिए फर्स्ट ग्रेड के कुछ क्वेश्चन और देख लेते हैं। ये क्वेश्चन लास्ट 2022 में आया था, सीधी सीधी क्लोरेट फॉर्म थी, जेड बराबर पी एक्स प्लस पी वाई प्लस सी बराबर ये, पी की जगह क्या रखना था, ए, और क्यू की जगह बी, तो ये इसका क्या हो गया, सॉल्यूशन। 2022 में आया था सीधे सीधे। अब बताओ, टीचर बोलते हैं कि पीजी वाला पार्ट लेफ्ट कर दो, अरे पीजी वाला लेफ्ट कर दोगे, बताओ ऐसे सिंपल सिंपल क्वेश्चन आते हैं, क्यों लेफ्ट करें। सिर्फ 2 घंटे की वीडियो में आपको 1.5 घंटे की वीडियो में आपको 4 नंबर मिल जाएंगे, तो इस पार्ट को लेफ्ट करने का तो कोई मतलब ही नहीं है। बहुत सिंपल सिंपल क्वेश्चन आते हैं यहाँ से। कितने देखो, 1 मिनट का क्वेश्चन नहीं था ये, 1 सेकंड में मतलब सिर्फ टिक लगाना था इसे। ये क्वेश्चन आया हुआ देखो एग्जाम में, पी एक्स प्लस क्यू वाई बराबर पी क्यू, तो अब इसको आपको सॉल्यूशन निकालना है। अब यहाँ से देखो, आप पहले क्या निकालोगे, ये आप देख रहे होंगे कि ना तो क्लोरेट फॉर्म बन रही, ना आप पी और क्यू वाले अलग अलग कर सकते, उस फॉर्म का भी नहीं है, तो दोनों नहीं बन रही, तो अब इसमें क्या करना पड़ेगा आपको, वही 4 पीट जनरल मेथड लगा देते हैं। 4 पीट जनरल मेथड आप लगाओगे तो देखो, एफ एक्स निकाल लिया, एफ आई एफ जेड, अब इसमें रखोगे तो ये क्या आ रहा है, डी पी अपॉन पी बराबर डी क्यू अपॉन क्यू, यानी क्यू बराबर किसके आ गया, ए पी के। अब क्यू बराबर ए पी के आ गया, तो क्यू की वैल्यू ए पी की किसमें रख दी अपन ने, समीकरण में क्यू बराबर क्या रख दिया, ए पी, तो यहाँ से पी की वैल्यू कितनी आ गई, ए एक्स प्लस वाई, क्योंकि 1 अपॉन ए वो भी क्या है, कॉन्स्टेंट ही है, तो मैंने इसको कॉन्स्टेंट मान लिया ए, तो यहाँ से पी बराबर कितना आ गया, ए एक्स प्लस वाई। देखो भाई, जब कोई भी मेथड काम में ना आए तो अपने पास में क्या है, जनरल अपन ने 4 पीट मेथड लगा दिया। अब जनरल 4 पीट मेथड लगाया तो यहाँ से क्यू बराबर किसके आ गया, एपी के। अब ये क्यू बराबर एपी मैंने समीकरण जो दे रखी थी उसमें रख दिया, तो यहाँ से पी की वैल्यू निकाल ली, क्योंकि ऑप्शन सारे किसमें दिए हुए हैं, पी में दिए हुए हैं, तो जनरल 4 पीट मेथड लगा दिया। अब ये तो अपने पास फलन था, यहाँ से मैंने वैल्यू निकाल ली, एफ एक्स एफ वाई एफ जेड एफ पी और एफ क्यू, यानी इनके पार्शियल डेरिवेटिव की वैल्यू निकाल के 4 पीट मेथड में रख दी, तो मेरे पास में क्यू बराबर आ गया एपी के, इंटीग्रेशन किया दोनों साइड में। अब ये पी मैंने पी और क्यू वाले टर्म में क्यों रखी, क्योंकि जो ऑप्शन है वो सिर्फ किस में दिए हुए हैं, पी वाले में दिए हुए थे, तो मेरे को ये सिर्फ पी और क्यू को ही तो हटाना था, क्यू को हटाना था, तो मैंने पी और क्यू में क्या लगा दिया, 4 पीट, और वहां से क्यू बराबर पी आ गया, सॉल्यूशन निकाल लिया। नेक्स्ट जो क्वेश्चन है अपना, वो 2015 में आया हुआ फर्स्ट ग्रेड में, ये जो क्वेश्चन है वही जनरल और इसकी ऑक्सिलरी इक्वेशन लिख दी। देखो सबसे पहले यहाँ पे जेड गुणा में है, तो जेड गुणा में नहीं होना चाहिए, मैंने क्या कर दिया, डिवाइड कर दिया। इधर गुणा में होता तो भी चल जाता, गुणा में है तो गुणा के हिसाब से आप लिख लेते, मैंने डिवाइड इसलिए कर दिया थोड़ा इजी हो जाता। फिर मैंने ये क्या लिख ली, लांगराज ऑक्सिलरी इक्वेशन लिख ली, फिर कोफिशिएंट ले लिया, पहले एक्स वाई जेड लिया, पहले और दूसरे की सहायता से मेरे पास में देखो इंटीग्रेशन किया तो मेरे पास एक्स वाई बराबर आ गया C1। फिर मैंने एक्स वाई जेड इसके कोफिशिएंट लिए, तो मेरे पास में हो गया एक्स डी एक्स प्लस वाई डी वाई प्लस जेड, डी जेड किसके बराबर हो रहा है, 0 के, यानी एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर बराबर C2 के होगा। तो इस तरीके से ये क्वेश्चन आया हुआ है 2015 में। ये क्वेश्चन आया हुआ है अपने 2011 में।
देखो पार्शियल जो अपने पास जेड दे रखा था तो उसकी पीडी निकालनी थी। कैसे निकाला? अभी अभी करवाया था आपको। एक बार इसका मैंने पार्शियल डेरिवेटिव किया एक्स के रिस्पेक्ट में, तो पी बराबर किसके आ गया, ए के। एक बार वाई के रिस्पेक्ट में किया तो क्यू बराबर कितना आ गया, 2a² वाई। अब पी बराबर ए की है तो ए स्क्वायर की वैल्यू कितनी हो गई, पी स्क्वायर। ये सॉल्यूशन हो गया। बताओ कितना इजी क्वेश्चन। ये अपने पास में 2011 में फर्स्ट ग्रेड में क्वेश्चन आया हुआ है। वही लाग्रांज ऑक्सिलरी इक्वेशन लिख ली, फिर अपन ने इसको सॉल्यूशन कर लिया। देखो लास्ट दो वालों को मैंने काम में लिया, तो -2x से -2x कैंसिल हो गया, तो यहाँ से अब मेरे पास में आ गया वाई जेड बराबर C1। अब वाई जेड बराबर C1 आ गया तो मैंने इसके क्या करे, कोफिशिएंट लिए, कौन से, एक्स वाई जेड। जब एक्स वाई जेड लिए तो फिर मैंने एक्स वाई जेड करके इसको जोड़ा तो मेरे पास में ये बना। अब इसमें से देखो पूरी टर्म में एक्स यहाँ भी है, यहाँ भी है, यहाँ भी है, यहाँ भी है और यहाँ भी है, तो एक्स टर्म है वो मैंने क्या ले ली, कॉमन। जैसे मैंने एक्स टर्म कॉमन लेके दोनों तरफ से काट दिया और फिर दोनों तरफ क्या कर दिया, इंटीग्रेशन, तो मेरे पास में ये इसका सॉल्यूशन आ गया। ये क्वेश्चन थोड़ा लंबा क्वेश्चन आया हुआ है, यानी इसके कोफिशिएंट लेने में आपको थोड़ा दिमाग लगाना पड़ रहा था। तो ये तो देखो प्रैक्टिस से ही आता है ऐसे क्वेश्चन, तो कि कोफिशिएंट क्या लेने हैं। बाकी देखो पहला कोफिशिएंट तो इसमें ये तो सरल था, डायरेक्ट अपन दिख रहा था, -2x से 2x कैंसिल हो रहा है। तो ये क्वेश्चन भी आप थोड़ा दिमाग में याद रखें तो ज़्यादा अच्छा रहेगा कि इसके कोफिशिएंट आपको क्या लेने हैं। 2-3 बार ये भी एग्जाम में आ गया, थोड़ा ध्यान में आप रख सकते हो। फिर ये फर्स्ट ग्रेड में 2013 में क्वेश्चन आया हुआ है। तो देखिए आप ये इक्वेशन देखोगे तो वही इसमें आपको 4 फीट ऑक्सिलरी इक्वेशन पूछी थी, तो वही 4 फीट ऑक्सिलरी इक्वेशन में एफ एक्स की वैल्यू निकाल ली, पी की वैल्यू निकाल ली, वाई की वैल्यू, क्यू की वैल्यू और एफ जेड की वैल्यू। अब देखो डी पी अपॉन ये किसके बराबर होता है, एफ एक्स प्लस पी एफ जेड के बराबर होता है। एफ जेड की वैल्यू 0 है तो किसके बराबर होगा, एफ एक्स के बराबर होगा। एफ एक्स की वैल्यू कितनी है, -p प्लस वाई, क्योंकि देखो सब में 2 है, तो 2 से 2 तो आपस में ऑक्सिलरी इक्वेशन में जो कॉमन आएगा वो कैंसिल हो जाएगा। फिर डी क्यू अपॉन क्या होता है, एफ आई प्लस क्यू एफ जेड की वैल्यू कितनी है, 0, तो सिर्फ और सिर्फ एफ आई, यहाँ से मैंने एफ आई की वैल्यू रख दी। और जो डी एक्स के नीचे क्या होता है, -fp, तो ये जो एफ पी था इसके माइनस से गुणा कर दिया। ऐसे डी वाई के नीचे क्या होता है, -fq, तो मैंने माइनस से गुणा कर दिया। ये इसकी क्या आ गई, 4 फीट ऑक्सिलरी इक्वेशन। मैंने आपको बताया था एग्जाम में ज्यादातर आपको या तो इक्वेशन का फॉर्मूला पूछेगा या इक्वेशन पूछेगा बस। ये अपने पास में आ गया सॉल्यूशन ऑफ पीडी 2018 फर्स्ट ग्रेड में आया हुआ क्वेश्चन है। तो देखिए एक्स वाली टर्म एक तरफ हो रही थी, वाई वाली जो पी एक्स वाली एक तरफ हो रही थी, क्यू वाई वाली एक तरफ हो रही थी, दोनों को एक ही बराबर मान लिया। फिर वही पी की वैल्यू निकाल ली, क्यू की वैल्यू निकाल ली, डी जेड बराबर किसके होता है, पी डी एक्स प्लस क्यू डी वाई। पी और क्यू की वैल्यू रख के इंटीग्रेशन कर दिया, सोल्यूशन मिल गया। 2018 फर्स्ट ग्रेड का क्वेश्चन है। अब कुछ क्वेश्चन है जो इनको आपको याद रखने हैं कि देखो जब z बराबर ए एक्स प्लस बी वाई प्लस सी अंडर रूट 1 प्लस ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर होता है, तो इसका जो सिंगुलर सॉल्यूशन होता है वो होता है एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर बराबर सी स्क्वायर। जब z बराबर हो पी एक्स प्लस क्यू वाई माइनस 2 पी क्यू, तो इसका सिंगुलर सॉल्यूशन होता है एक्स वाई बराबर 1। चौथा ये था। अब ये आप इसका होता है z प्लस एक्स स्क्वायर बराबर वाई, यानी z बराबर किसके होता है, माइनस एक्स स्क्वायर। अब आप सोच रहे होंगे मैंने ये याद करने के लिए क्यों बोल रहा हूँ, क्योंकि तीनों क्वेश्चन के आंसर मेरे को सुंदर सुंदर लग रहे हैं। अब सुंदर सुंदर पे एग्जाम वाले का ध्यान जल्दी जाता है, क्योंकि इसके ऑप्शन बनाना बहुत ईजी है ना। जेड बराबर माइनस एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर एक ऑप्शन बना दिया, जेड बराबर प्लस का एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर एक ऑप्शन बना दिया, जेड बराबर एक्स क्यूब वाई स्क्वायर, तो ऑप्शन इजीली बन सकते हैं। बाकी ये सारी क्या है, क्लोरेट फॉर्म है, तो इनके सॉल्यूशन तो कैसे आ जाएंगे, पी की जगह रख दीजिए। अब इसका सिंगुलर सॉल्यूशन निकालना है तो ये तो पहले से ही अपने पास में दे रखे हैं, सॉल्यूशन दे रखा था, सिर्फ सिंगुलर निकालना था। अब ये क्लोरेट फॉर्म है तो यहाँ पी की जगह ए रख दीजिए, क्यू की जगह बी। इसमें आप इसको रिड्यूस कर सकते हो किसमें, क्लोरेट फॉर्म में। फिर उसके बाद इसका सॉल्यूशन निकालो, फिर सिंगुलर सॉल्यूशन निकालो। अब एग्जाम में ये आएगा तो सिंगुलर सॉल्यूशन निकालने के लिए तो पहले इसका सॉल्यूशन आपको एग्जाम में दिया हुआ होगा। सिंगुलर सॉल्यूशन निकालने का तरीका क्या होता है, ए के रिस्पेक्ट में पार्शियल डेरिवेटिव, बी के रिस्पेक्ट में, फिर आप इन इक्वेशन की सहायता से ए बी को गायब कर दीजिए तो ये मिलेगा। बाकी आप ये थोड़ा ध्यान में भी रख सकते हो, सुंदर सुंदर इनके ऑप्शन है। तो इस तरीके से जब अपनी जो पीडी होती है वो कंप्लीट हो जाती है। नेक्स्ट अपन देखेंगे जो भी अपनी क्लास होती है, तो अच्छे अगर इस पे रिव्यू आते हैं तो नेक्स्ट क्लास जल्दी अपलोड कर देंगे 2-3 दिन में। धन्यवाद।